हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। लास्ट क्लास में हमने पी ब्लॉक स्टार्ट कर दिया था ना बेटा। अरे नमस्ते। हेलो। हाँ बेटा, कहाँ तक किया था जरा बताओ। मैंने आपको जो जनरल नाइट्रोजन फैमिली है इसकी प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको। और हाइड्रोलिसिस PCl3 PCl5 Br3 वाला ये सब बता दिया था ना। यस सर। हम्म, अच्छा, तो मैंने कहा था कि आगे हम नाइट्रोजन के कंपाउंड पढ़ेंगे बेटा। तो आज जो आपका टाइमिंग है क्लास का वो कुछ लंबा है। आपको ध्यान होगा आज आपका क्लासेस कितने से कितने बजे तक दे रखा है बेटा। तो उसको फोर। हाँ, 4 से लेके 7:30 तक है ना। यस यस हाँ, सर। तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। दो पार्ट में ब्रेक करेंगे हम। पहले हम इसको जो है 1.5 आवर तक करेंगे। जो आपका 4 से लेके 5:30 तक। फिर हम 15 मिनट का गैप ले लेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि कंटिन्यूस लंबा हो जाएगा काफ़ी और थियोरटिकल पार्ट भी है। कोई नॉमेरिकल पार्ट होता है तो डेरिवेशंस होते हैं तो पता नहीं लगता इतने सारे टाइम का। और फिर उसमें मैं आपको जो अभी क्लास लूँगा आपका जो आपकी टाइमिंग है कितने बजे से है, 4 बजे से है बेटा। 4 से लेकर के हम 5:30 तक पहले करेंगे। 5:30 तक पहले करेंगे, फिर हम 1 मिनट का गैप लेंगे। तो फिर रिफ्रेश हो जाएंगे आप भी, फिर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है। यस सर। अब मैं स्टार्ट करता हूँ विद इन 1-2 मिनट। यस बेटा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब। नाइट्रोजन के कंपाउंड, नाइट्रोजन फैमिली जो है हमारी, नाइट्रोजन फैमिली में स्पेशली आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस के कंपाउंड करने हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो नाइट्रोजन की बात करते हैं। देखो, हमने कुछ थोड़ा सा पॉइंट हमने पहले पढ़ रखा होगा नाइट्रोजन के बारे में कि N2 क्या चीज़ है। देखो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में एक्चुअल नेम जो है वो डाई नाइट्रोजन है। डाई नाइट्रोजन मतलब आपको नाइट्रोजन जो मिलेगी वो एटमोस्फेयर में नाइट्रोजन एज ए गैस फॉर्म में मिलेगी। तो जनरल पॉइंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको याद करना है। एटलीस्ट एनसीईआरटी में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको वो याद करनी है। तो N2 नाइट्रोजन को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। प्रिपरेशन जो होता है एयर का लिक्विफिकेशन, क्योंकि एयर में 78% नाइट्रोजन है बेटा। तो एयर के लिक्विफिकेशन से हमें काफ़ी जो है आपको नाइट्रोजन का अमाउंट मिल सकता है। तो कमर्शियली जो हम मिलते हैं सबसे बेस्ट, कमर्शियली का मतलब फायदे वाली चीज़, तो एयर से हम जो है
उसका लिक्विफिकेशन करके लिक्विड में कन्वर्ट करके और लिक्विड में दूसरे पार्ट को हटा देते हैं और इसका फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि एयर जो है उसका लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, इससे हमें जो है पहले लिक्विड नाइट्रोजन मिलती है, फिर उसको हम जो है अलग निकाल लेते हैं। लेकिन लेबोरेटरी में अगर हमें बनाना है बेटा, लेबोरेटरी में अगर बनाना है तो NH4Cl कि NaNO2 से रिएक्ट करते हैं, NH4Cl का अमोनियम क्लोराइड का NaNO2 से करते हैं, तब भी हमारा नाइट्रोजन बनता है। एक मैंने लास्ट दिनों आपको बताया होगा डी ब्लॉक एलिमेंट में केमिकल वोल्केनो इफेक्ट बताया था मैंने बेटा, याद है किसी बच्चे को? केमिकल वोल्केनो इफेक्ट डी ब्लॉक में बताया था। अमोनियम डाइक्रोमेट का हीटिंग इफेक्ट बेटा, अमोनियम डाइक्रोमेट को हीट करोगे तो आपका N2 बनेगा। अब मैं यहां पर एक चीज आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिक नॉलेज की फॉर्म में चलें अब हम, तो नॉलेज क्लाउड की फॉर्म में चलें। तो ऐसे कौन से साल्ट होते हैं जिनको हम हीट करते हैं कि अमोनिया बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंपटीशन का। और ऐसे कौन से सॉल्ट होते हैं जिससे नाइट्रोजन बनती है? देखो, अगर हम कभी भी कोई सॉल्ट या ये बोल दें अपने, कोई भी हमारे पास अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट, और उसके साथ में जो एनायन है वो हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एनायन, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है या ऑक्सीडाइजिंग का काम करता हो। अगर ऐसे साल्ट को जब कभी भी बेटा हीट करोगे आप, तो या तो आपकी नाइट्रोजन बनेगी और इट्स ऑक्साइड बन सकता है, नाइट्रोजन और इट्स ऑक्साइड बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, अच्छी तरह से समझ लो, समझने वाली पॉइंट बता रहा हूं यहां पर कि अमोनियम साल्ट को लेकर के उसके साथ एनायन, अगर सॉल्ट है तो एक कैटायन होगा, कैटायन तो अमोनियम इटसेल्फ हो गया, और उसके साथ ऑक्सीडाइजिंग एनायन, जनरली ऐसा एनायन हो जो ऑक्सीडाइजिंग की फॉर्म में यूज करते हो। ऑक्सीडाइजिंग की फॉर्म में क्या यूज करते हो? जैसे देखो, जैसे डाइक्रोमेट आयन, तो आपको क्या है फिर रटने के साथ साथ जरूरत जो पड़ेगी वो आपको रटने के साथ साथ, जब नॉलेज कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो ज्यादा जरूरत नहीं होगी रटने की, कहने का मतलब है। डाइक्रोमेट आयन, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके आए हो, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्राइट आयन, जिसमें NO2 नेगेटिव हो, Cr2O7 2 हो, NOT या NO3 नेगेटिव हो, अगर ये सब आते हैं तो आप इसमें जो है हीट करते हो, ओनली हीटिंग करना है बेटा, किसी से रिएक्शन नहीं कराना, हीटिंग करना है तो नाइट्रोजन बनता है। जैसे एग्जाम में आ जाए, सपोज मैंने एग्जाम में लिख दिया, देखो अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 काफी टाइम है, काफी अच्छे से समझो, देखो चीजें आज की क्लास में। अमोनियम डाइक्रोमेट, देखो अमोनियम आ गया ना, कैटायन आ गया, कैटायन के साथ Cr2O7 आ गया, तो ये एनायन आ गया। लेकिन एनायन किस टाइप का है? देखो डाइक्रोमेट वाला है तो ऑक्सीडाइजिंग एनायन हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एनायन, जब मैंने आपको बताया ऑक्सीडाइजिंग एनायन होगा तो हीट करोगे तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, अमोनिया है, वो एज ए नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में बनेगा। इसलिए आपने बोला केमिकल वोल्केनो इफेक्ट, ये जो केमिकल वोल्केनो इफेक्ट वाली रिएक्शन दी आपने, केमिकल वोल्केनो इफेक्ट, तो केमिकल वोल्केनो इफेक्ट में अगर कोई भी अमोनियम साल्ट है और उसके साथ अगर ऑक्सीडाइजिंग एनायन है तो बेटा हमें नाइट्रोजन मिल रहा है। ऐसे ही देखो, सिंपली मैं आपसे ये पूछ लेता हूं, ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन वाला ये पॉइंट दिया मैंने, सिंपली मैंने आपसे ये पूछ लिया, यही लिख देता हूं कि अमोनियम नाइट्राइट को हीट करना है। देखो अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2, ये बेटा होता है अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट आइट है। देखो तो NH4N2 को मैंने कह दिया हीट करना है, तो NO2, फिर देखो NO2 मैंने यही लिखा है, ऑक्सीडाइजिंग एनायन में लिखा है, Cr2O7 इसी में लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ मुझे वापस नाइट्रोजन और H2 बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी, N2 मिल जाएगा। बट अगर आप सोच सकते हो कि अगर मैं अमोनियम नाइट्राइट की जगह कुछ और लिख देता हूँ, मतलब अमोनियम नाइट्रेट लिख देता हूँ, NH4NO3 लिख देता हूँ, तो आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हो बेटा, क्या डिफरेंस आ रहा है? अमोनियम नाइट्राइट में कितने ऑक्सीजन है? अमोनियम नाइट्राइट में देखो 2 पे अटेंशन, और दिस केमिकल अमोनियम तो हो ही गया, नाइट्रेट ऑक्सीडाइजिंग है और नाइट्राइट भी ऑक्सीडाइजिंग है। जब 2 ऑक्सीजन होते हैं तो N2 बन गया। अगर मैं ये 3 ऑक्सीजन कर दूंगा तो एज्यूम कर सकते हो क्या प्रोडक्ट बन सकता है? हीट करूंगा तो N2 तो बनेगा ही बेटा, और साथ में 1 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ना यहाँ पर, यहाँ वाले से, तो N2O बन जाएगा। देखो तो अमोनियम नाइट्रेट अगर ले लिया तो N2O बन जाएगा, अदरवाइज N2। इसलिए मैंने क्या बोला था, या तो नाइट्रोजन बनेंगे या उसके
ऑक्साइड बनेंगे। तो अब क्या है, फिर चाहे आप एक बार समझ के बाद तो आप चाहे उसको रट भी लो कि जब भी हमारे पास अमोनियम आयन के साथ कौन से आयन आएंगे बेटा, नाइट्रोजन या उसके ऑक्साइड बनेंगे। अगर सिर्फ हीटिंग करेंगे तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एनायन आएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एनायन जैसे KMnO4 MnO4 नेगेटिव वाला, डाइक्रोमेट Cr2O7 वाला, नाइट्राइट NO2 नेगेटिव वाला, नाइट्रेट NO3 वाला। अब पॉइंट ये आता है फिर अमोनिया कब बनेगी। अमोनियम साल्ट से तो सीधा सीधा ये लग रहा था ना अमोनिया बननी चाहिए, तो अमोनिया कब बनेगी, जब हमारे पास अमोनियम साल्ट के साथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन आएगा तब अमोनिया बनेगी। कंपटीशन का बेटा बहुत फेवरेबल क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट ऑन हीटिंग गिव्स नाइट्रोजन। तो अब देखो, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर साल्ट अमोनियम, अमोनियम साल्ट है, अमोनियम साल्ट है तो अमोनियम में कैटायन और एनायन होगा, पॉजिटिव पार्ट ये हो गया, तो इसके साथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन आ जाए। बस इतना सा याद करना है आपको कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन क्या होते हैं बेटा। अगर हमें ये पता लग जाए कि नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन क्या होते हैं तो हम उसको हीट करके अमोनिया बना सकते हैं। जब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन आएगा तब नाइट्रोजन नहीं बनाना बेटा, अमोनिया बनाना है। तब जो है उस साल्ट को आप हीट करोगे तो अमोनिया बनेगी। तो ये अमोनिया बनाने के लिए आप क्या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन यूज कर सकते हो, जैसे कार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन। तो कार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, इस टाइप के जो जनरली एसिड की फॉर्म में ज्यादा यूज होते हैं, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं, तो उसमें आप याद कर लो कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट ऐसे आ जाएं, ऑक्सलेट, तो ऐसे आ जाएं तो इसका मतलब आपकी अमोनिया बनेगी। जैसे मैं एग्जाम में क्वेश्चन दे दूं आपको, अमोनियम कार्बोनेट को हीट करना है बेटा, अमोनियम कार्बोनेट फार्मूला ये हो जाएगा ना, अमोनियम कार्बोनेट। आपसे पूछ लिया एग्जाम में क्या बनेगा, देखो आपने इधर देखा अमोनियम साल्ट है और आयन कौन से वाला है, देखो कार्बोनेट। which type of ion is present, anion is present, carbonate, Non-oxidizing. non-oxidizing, it means it gives the ammonia. Ammonia. Simply, if I give you ammonium chloride, and what is the product on heating of ammonium chloride, you know this is the ammonium salt and ammonium contain chloride ion. Chloride ion lies in the category of non-oxidizing anion, Non-oxidizing. so it gives ammonia. Similarly, ammonium sulfate, but it is only heating, not reaction with any other chemical. Chemical से reaction नहीं करना आपको। तो अमोनियम क्लोराइड की वजह मैंने दे दिया आपको अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट को हीट करूंगा देन अगेन अमोनिया बनेगा। अब देखो इस पॉइंट में, अब मैंने आपको लेबोरेटरी मेथड दिया, अब नहीं तो अदरवाइज आप रटते देखो। अब देखो आपको अपने आप लेबोरेटरी मेथड इन 1 मिनट आपको याद हो जाएगा। आप यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड को सीधा हीट नहीं कर रहे हो, आप अमोनियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हो, किसकी रिएक्शन करा रहे हो, देखो आप NaNO2 की। तो इसलिए यहां पर अमोनिया नहीं बना, उसकी बजाय क्या बन गया, नाइट्रोजन बन गया। तो अगर आप किसी केमिकल से अदर फर्दर रिएक्ट कराओगे, जैसे यही देखो, अगर मैं कह दूं अमोनियम क्लोराइड है ना, अमोनियम क्लोराइड की NaOH से रिएक्शन करवा दो, मैं कह देता हूं, हीट नहीं करवा रहा, सीधा मैं कह रहा हूं अमोनियम क्लोराइड है, इसका किसके साथ रिएक्शन कर दो आप, NaOH के साथ। तो फिर क्या बन जाएगा आपका, अमोनियम क्लोराइड NaOH। मैं रिएक्शन करवा रहा था इसका, ये नहीं, अमोनियम क्लोराइड तो हो ही गया ना, ये तो क्लोराइड तो किसी से रिएक्शन कराऊं या नहीं कराऊं, ये वाला पॉइंट नहीं, मैं इधर वाला लेता हूं, अमोनियम नाइट्रेट। अब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो NaOH। तो अब जरा सोचो पहले क्या रिएक्शन होगी, पहले तो ये वाला NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और इधर वाला NO2 तो Na के साथ चला जाएगा, NaNO2, ये तो सोडियम नाइट्राइट बन गया, ये स्टेबल होता है। अब आप NH4OH को हीट करोगे तो अमोनिया बन जाएगी। लेकिन यहां पर डायरेक्ट अमोनियम नाइट्रेट का हीटिंग नहीं है ना, मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं वो डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन किसी के साथ नहीं सिखा रहा, मैं अमोनियम नाइट्रेट की डायरेक्ट हीटिंग सिखा रहा हूं। तो अब देखो आपसे ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, काफी आता है, तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। अगर एक सॉल्ट का, अमोनियम सॉल्ट का ओनली हीटिंग देखें, नोट रिएक्शन विद एनी अदर रिएजेंट, ओनली हीटिंग देखें, तो जो अभी अभी पढ़ाया बेटा अभी भी याद हो जाएगा। तो बताओ अमोनिया किस किस से बनेगी बेटा, किसकी हीटिंग से, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, बोलो आप, अमोनिया किस किस से, नाम बोलो। Ammonium salt and non-oxidizing anion. नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन मतलब कौन कौन से सॉल्ट होंगे, किस किस के, देखो आप, Carbonate, chloride, sulfate. सल्फेट, कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट,
फॉस्फेट, ये जो है इन सब का अगर आप हीटिंग करोगे तो अमोनिया बनेगी। इसका मतलब अमोनिया बनेगी किस किस में नहीं बेटा, मतलब नाइट्रोजन या और कोई चीज बनेगी, वो कौन सा होगा, अमोनियम साल्ट है तो अमोनियम साल्ट, लेकिन अमोनिया नहीं दे रहा, ऐसा कौन सा पढ़ोगे आप, क्या बोलोगे, ऑक्सीडाइजिंग एनायन के साथ। ऑक्सीडाइजिंग एनायन के साथ। ऑक्सीडाइजिंग एनायन जैसे एग्जांपल दोगे आप, क्या बोलोगे, अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम नाइट्राइट। ध्यान रखना यहाँ पर एक थोड़ा सा लोचा है, वो लोचा क्या है, इफ वी सी द अमोनियम नाइट्राइट देन इट गिव्स द नाइट्रोजन, एंड इफ वी टेक्स अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट और अमोनियम नाइट्रेट में फर्क देख रहे हो ना, इसका फर्क है, देखो बेटा, अमोनियम नाइट्राइट ये है, अमोनियम नाइट्रेट ये है, अमोनियम नाइट्रेट, एक ऑक्सीजन का ही तो फर्क है, इसलिए प्रोडक्ट में भी एक ऑक्सीजन का फर्क होगा। अगर नाइट्राइट है, NO2 है तो N2, मतलब 2 ऑक्सीजन है तो N2, 3 ऑक्सीजन है तो N2O। N2O का नाम जानते हो बेटा, क्या नाम है इसका, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस बोलते हो जिसको आप, तो लाफिंग गैस का मेथड हो जाएगा ऐसे। फिर वाइस वर्सा याद करोगे ना तो चार्ट बना के याद कर लेना, चीजें याद भी रहेंगी। एनसीईआरटी की बार बार रीडिंग लगाते रहना, पी ब्लॉक में सबसे जरूरी है। फिर आता है बेटा प्रिपरेशन मेथड में, इसमें साथ में कई चीजें हम करते जा रहे हैं, प्रिपरेशन पे पॉइंट पे आते हैं। तो जो आप प्योर जो नाइट्रोजन बनाते हो, प्योर नाइट्रोजन, वेरी प्योर, ये एजाइड से बनाई जाती है। वेरी प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेरियम या सोडियम, सोडियम या बेरियम के एजाइड होते हैं, उनका हम सीधा हीट करते हैं तो वो मेटल अलग हो जाती है, एजाइड जो होता है वो नाइट्रोजन बना देता है। एजाइड का मतलब समझते हो बेटा, एजाइड का, एजाइड का मैं बता देता हूं आपको। एजाइड देखो, एक होता है स्पीसीज N3 नेगेटिव, एक ये स्पीसीज होता है, इसको बोलते हैं बेटा नाइट्राइड, जो कि अमोनिया वगैरह में होता है, जैसे NH3, यहां पर जो नाइट्रोजन होता है ये होता है नाइट्राइड। इसके लिए जहां नाइट्रोजन होता है एजा वर्ड भी यूज कर देते हैं, एजा। एक होता है, इधर ध्यान से देखना, N3 नेगेटिव, दोनों में फर्क है बेटा। ऊपर वाले में नाइट्रोजन एक है, उसका चार्ज 3 नेगेटिव है, बट नीचे वाले में एटोमिसिटी 3 है, एटम 3 है नाइट्रोजन के, बट चार्ज 1 है, N3 नेगेटिव। इसको बोलते हैं हम एजाइड आयन। इंपोर्टेंट है बेटा ये भी, एजाइड आयन। एजाइड आयन में अगर आप देखोगे ना, ये देखो नेगेटिव चार्ज है, N3 नेगेटिव, एजाइड आयन में N3 नेगेटिव और 3 नाइट्रोजन है, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 22 इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन 3 एटम। देखो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का नंबर सेम होता है और एटम भी सेम होता है, मतलब जो सेम इलेक्ट्रॉनिक प्लस सेम एटोमिसिटी, जिसके अंदर एटम भी सेम होते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं देखो, और इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। अगर ऐसी चीज होती है तो इसकी स्ट्रक्चर सेम होती है, तो इनकी जो होती है स्ट्रक्चर सेम होती है बेटा। जब स्ट्रक्चर सेम होती है, इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं हम, आइसोस्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोस्टर्स। ऐसे एग्जाम में आता है ना, विच ऑफ फॉलोइंग इज आइसोस्टर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोस्टर्स। आइसोस्टर कैसे चेक करोगे बेटा, आइसो मतलब सेम, स्टर मतलब स्ट्रक्चर, तो आपके पास क्या है, बना के देखने का तरीका भी है, और बनाने के बगैर देखना हो तो क्या यूज कर सकते हो बेटा आप, सीधा चेक करो। क्या चेक करोगे, देखो कितने कॉन्सेप्ट वाली चीजें आ रही हैं। इनऑर्गेनिक में भी पहले हम सोच रहे थे सिर्फ रटना था, तो इनऑर्गेनिक में भी नाइट्रोजन अमोनिया कब बनेगी वो सीखा। अब देखो हम स्ट्रक्चर सेम निकालना सीख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर कब सीखोगे बेटा, डू रिप्लाई। मैंने 2 चीजें बताई हैं, 2 चीजें देखोगे, कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉन का नंबर और एटम्स। अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर और एटम सेम होता है तो उसको आप बोलते हो आइसोस्टर्स। तो एजाइड किसका आइसोस्टर हो सकता है बेटा, एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है, एक बड़ा कॉमन नेम है जो आपने बहुत बार पढ़ा लिखा है, बहुत बार, ओजोन। ओजोन में इलेक्ट्रॉन तो सेम नहीं होगा बेटा, बहुत बार पढ़ा है। CO2 बेटा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। एटम देखो कितने कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन डाइऑक्साइड में एटम कितना आ रहा है बेटा, देखो 3 और इलेक्ट्रॉन काउंट करो, देखो कितने आ रहे हैं, CO2
कार्बन में कितने होते हैं 6, ऑक्सीजन में 8, 8 और 8 16, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 22 और 22. एटम कितने बेटा 3 3। तो इसका मतलब एजाइड आयन और CO2 का क्या रिश्ता बना आपस में, isosters आइसोस्टर्स। जैसी स्ट्रक्चर CO2 की होगी वैसी ही N3 नेगेटिव की होगी। सेम ऐसे देखो, ये सारा एक्स्ट्रा नॉलेज केमिस्ट्री करते जा रहे हैं। अगर मैं कह दूं आपके पास CN2 2 नेगेटिव है, CN2 2 नेगेटिव, देखो एटम कितने हो गए टोटल, कितना एटम है, एक कार्बन है 2 नाइट्रोजन है बेटा, कितने एटम हो गए टोटल 3 एटम हो गए। इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हो गए, कार्बन में 6 होते हैं, नाइट्रोजन में 7, 22 6 + 14, 2 नेगेटिव वाले भी आ गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए देखो वापस 22. 22। तो ये एग्जाम में देखो बहुत पूछा जाता है, ये और ये वाला तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ये एजाइड आयन है और इसको बोलेंगे आगे चल के हम, मैं कैल्शियम साइनेमाइड बताऊंगा, साइनाइड नहीं है बेटा, ये क्या है साइनेमाइड, ये साइनेमाइड होता है CN2 2 नेगेटिव। लास्ट से लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम साइनेमाइड, नाइट्रोलिम बोलते हैं, नाइट्रेलिम, पर एक बार बाद में जाते हैं, पहले इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हुए बेटा, एजाइड आयन, CO2 एंड साइनेमाइड, नोट साइनाइड, साइनेमाइड। साइनेमाइड का फार्मूला CN2 2 नेगेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल, वेरी जो है फ्रीक्वेंटली आस्किंग पार्ट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। तो N3CO2 CN2 नेगेटिव, तो ये तीनों आपके आइसोस्टर हुए ना, आइसोस्टर। अब मैं पूछूं इनकी स्ट्रक्चर बताओ भैया, तो आप बता सकते हो ना, क्योंकि आपकी CO2 की तो स्ट्रक्चर पता है ना आपको, क्या होती है CO2 की स्ट्रक्चर, सभी जानते होंगे बेटा, यही तो होती है, यही होती है ना CO2 की स्ट्रक्चर। अब आपको Yes, sir. N3 नेगेटिव बनाना हो तो तब भी तो ऐसे ही बना दो बेटा, 3N ऐसे अटैच कर दो। जिस नाइट्रोजन के नॉर्मल वैलेंसी 3 होती है, अगर 4 बॉन्ड हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, 2 हो जाते हैं तो नेगेटिव आ जाता है। तो ओवरऑल बनाओगे तो नेट रिजल्ट कितना आएगा, 3 नाइट्रोजन प्लस माइनस कैंसिल हो गया, नेगेटिव ही तो आ गया, बिल्कुल CO2 जैसा है। देखो ऐसे ही मुझे साइनेमाइड बनाना है, तो साइनेमाइड में देखो कार्बन के नॉर्मल बॉन्ड कितने होते हैं बेटा, कार्बन के नॉर्मल बॉन्ड कितने होते हैं, कार्बन का वैलेंसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हो, मीथेन वाला एग्जांपल उठा लो, नहीं पता तो 4। 4. यहां पर बॉन्ड कितने बन रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर में, 2 का 2. मतलब 2 नेगेटिव आ गया इसके ऊपर, कम बॉन्ड होते हैं उतना नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इस नाइट्रोजन मिडिल वाले नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बन रहे हैं बेटा 4, 4. तो 3 पर आता प्लस 0, 4 हो गया तो +1 आ गया, इसमें देखो कितना हो गया N पर -1, तो एक नेगेटिव चार्ज इसका आ गया। तो सारे देखो आप केमिकल बॉन्डिंग में तक जा सकते हो, एक होता है तो एक तो नॉर्मल लोन पेयर होता है, एक एक्स्ट्रा आ गया, एक नॉर्मल और एक एक्स्ट्रा, तो आप जो ऑक्टेट थ्योरी लगाते थे उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो आप। तो देखो तीनों की स्ट्रक्चर आ गई आपके पास, तीनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल लीनियर जा रही है, इसका मतलब तीनों की शेप क्या आ गई, मैं अगर केमिकल बॉन्डिंग 11th में ले जाऊं आपको तो तीनों का शेप क्या निकला बेटा, लीनियर शेप। Linear. और बीच वाले का हाइब्रिडाइजेशन जब लीनियर होगा तो यहां पर सीधा जा रहा है तो कितना आएगा हाइब्रिडाइजेशन, SP। तो अब आपको क्या याद रखना है यहां पर, मैं वापस बैक लेके आता हूं आपको, आपको क्या है याद करानी थी मुझे चीज, कि आइसोस्टर से आपको याद रहेगी कि 3 चीजों की स्ट्रक्चर तो अल्टीमेटली और भी हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है, इसको रिलेट करके सिखा रहा हूं कि आइसोस्टर होते हैं। ये आइसोस्टर कौन होते हैं, एजाइड और साइनेमाइड, एजाइड एंड साइनेमाइड। किसका आइसोस्टर होते हैं बेटा, ये साइनाइड, साइनेमाइड और एजाइड, ये CO2 का, क्योंकि CO2 की स्ट्रक्चर याद है आपको, सो यू कैन टेक रेफरेंस ऑफ CO2, लाइक CO2 जो है एजाइड की भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, साइनेमाइड की भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। इन दोनों से रिलेटेड मतलब यहाँ पी ब्लॉक में तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं ना, तो सारा कंबाइन भी चलते जा रहे हैं अपने। एक पॉइंट दे रहा हूं मैं, देखो एक पहला पॉइंट आता है, एक होता है कैल्शियम साइनेमाइड, एग्जाम में फार्मूला आ जाए बेटा कैल्शियम साइनेमाइड। कैल्शियम साइनेमाइड होता है Ca2 पॉजिटिव और CN2 ऊपर आपने देखा
CN2 2 नेगेटिव, दोनों को मिला के फार्मूला क्या बन जाएगा, CaCN2, क्योंकि ये वैलेंसी इस वैलेंसी से कैंसिल आ जाएगा। CaCN2 कैल्शियम साइनेमाइड। ये जो कैल्शियम साइनेमाइड होता है इसको नाइट्रोलिम बोलते हैं, इस नाम से पूछा जाता है बेटा, इस नाम से ये मार्केट में मिलता है, नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम ये फर्टिलाइजर है बेटा, फर्टिलाइजर, काफी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन, व्हाट इज द नाइट्रोलिम। तो नाइट्रोलिम का फार्मूला क्या बताओगे आप, CaCN2, जो किस में वर्क करता है, फर्टिलाइजर में करता है। ये जो है आप कैल्शियम जो है इसको बना कैसे सकते हो, प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, ये एस ब्लॉक के अंदर होता था 11th में, कैल्शियम कार्बाइड की नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन पढ़ रहे हो तो यही बता देता हूं मैं। कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन से रिएक्ट करके CaCN2 नाइट्रोलिम बनाता है, और प्लस कार्बन, ये कार्बन ब्लैक बनता है, कार्बन ब्लैक। कार्बन जो ब्लैक बनता है बेटा, कार्बन ब्लैक इंक होती है, मतलब दो फैक्ट्री एक साथ लगती हैं, एक तो नाइट्रोलिम बन गया फर्टिलाइजर, एक आपका फर्टिलाइजर बन गया, और साथ में कार्बन बन गया, कार्बन ब्लैक। ऐसा बाकी बेरियम में नहीं होगा। बेरियम कार्बाइड की नाइट्रोजन से रिएक्ट करोगे तो बेरियम साइनाइड बनेगा, साइनेमाइड नहीं बनेंगे। कैल्शियम साइनेमाइड स्पेसिफिक है, कैल्शियम के साथ ही बनता है साइनेमाइड। तो बेटा सबसे पहले फिर रिपीट करो, ये भी आपको साथ साथ में याद करना है, कैसे करना है। सबसे पहले मैं पूछूंगा कैल्शियम साइनेमाइड का फार्मूला, तो क्या बताओगे कैल्शियम साइनेमाइड का फार्मूला, CaCN2। और तोड़ना हो तो अलग अलग में कौन कौन से आयन बनेंगे बेटा, ब्रेक होकर के देखो, ब्रेक होके कौन कौन से, Ca and CN2. हाँ, कैल्शियम आयन अलग एंड साइनेमाइड आयन अलग, साइनेमाइड CN2 2 नेगेटिव अलग। एंड हाउ कैन वी प्रिपेयर इट, बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन है। देखो कैल्शियम कार्बाइड CaC2 का N2 के साथ रिएक्शन कर रहे हो आप, सोचने में तो ऐसा आता है ना CaCN ट्वाइस बनना चाहिए था, भाई दिमाग में क्या आता है, दिमाग में आता है भाई ये होना चाहिए था सर CaCN ट्वाइस, बनता है लेकिन अनस्टेबल होता है, फिर ये क्या होता है, टूट के इसमें और इसमें चला जाता है, इसलिए ये कंसीडर नहीं करना आपने, CaCN2 करना है। तो कैल्शियम साइनेमाइड यानी कि नाइट्रोलिम यानी कि फर्टिलाइजर को हाउ कैन वी प्रिपेयर बाय द साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड या फर्टिलाइजर नाइट्रोलिम, तो हम लिख सकते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ किसका बेटा, क्या बोलते हैं इसको, पहले वाले को CaC2 को कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। क्लियर बेटा ये पॉइंट। फिर देखो दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड, एक एक पॉइंट में देखो कितने क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन फ्रेमिंग करता जा रहा हूं साथ की साथ में। इन लेक्चर को 2-2 3-3 बार वीडियो रिकॉर्डिंग देखना आप, जब तक याद नहीं हो जाए देखते रहना, हाथ हाथ से लिख के देखना रिएक्शंस एक एक करके। देखो फिर मैंने आपको एक दूंगा मैं, हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड। ये हाइड्रोजोइक एसिड का फार्मूला देखो क्या होता है, यही है जो बेटा अभी किया था, N3 एजाइड आयन से जो बना है HN3, मतलब HN3 क्या है, H पॉजिटिव और N3 नेगेटिव आयन, मतलब एजाइड आयन देता है। तो कैल्शियम साइनाइड आ जाए, नाइट्रोलिम आ जाए तो ऊपर वाला दे दोगे, कैल्शियम साइनाइड दे दोगे CaCN2। हाइड्रोजोइक एसिड आ जाए बेटा तो HN3, ध्यान रखना कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, सोच सकते हो किससे कंफ्यूज हो गए यहां पर, डू यू थिंक, कैन यू, यस NH3, दैट इज नॉट NH3, अमोनिया से कंफ्यूज हो जाओगे, अमोनिया में तो हाइड्रोजन 3 होते हैं, यहां तो नाइट्रोजन 3 है। तो हाइड्रोजोइक एसिड जो है HN3 है, अमोनिया बेसिक है, ये देखो ये एसिड है, H दे रहा है, हाइड्रोजोइक एसिड। तीसरा बेटा एक पॉइंट आएगा आपसे, ये पूछा जाएगा सूडो हैलाइड, P साइलेंट है, सूडो हैलाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सूडो हैलाइड्स, इनकी प्रॉपर्टी हैलोजन से मिलती है, वैसे तो हैलोजन वाले में भी आएगा पर यहां भी आइडिया दे देता हूं मैं, सूडो हैलाइड। सूडो हैलाइड की पहचान याद रख लेना बेटा, इसमें क्या होगा, मोनो नेगेटिव चार्ज होगा, मोनो नेगेटिव स्पीसीज हैविंग
एट लीस्ट वन नाइट्रोजन। कोई भी ऐसी स्पीसीज देख लेना बेटा, काफी इंपोर्टेंट, ये सारा जो मैंने लाइट साइड में लिखा है इसीलिए आपके लिए, ये सारे इंपोर्टेंट है, सारे कंपटीशन के क्वेश्चन हैं आपके लिए। कोई भी ऐसी स्पीसीज एटलीस्ट वन नाइट्रोजन हो पर चार्ज एक नेगेटिव हो, बिल्कुल हेलोजन की तरह। जैसे हेलाइड आयन का चार्ज कितना होता है बेटा, हेलाइड आयन का चार्ज जैसे Cl नेगेटिव ही तो होता है, Br नेगेटिव ही तो होता है, उसी टाइप से मतलब ये हेलाइड जैसी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हेलाइड नहीं होते ये। तो वो कौन सी स्पीसीज होती हैं, वो दो स्पीसीज इन विच एटलीस्ट वन नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, एक नाइट्रोजन तो कम से कम होना चाहिए, एक से ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो सूडो हेलाइड के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, बता सकते हो मुझे? बताओ, ये सूडो हेलाइड होगा या नहीं होगा? N3 Yes, sir. नेगेटिव होगा। कैसे पहचान की आपने, क्यों है बेटा ये? क्योंकि Mono negative. ये मोनो नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सूडो हेलाइड, तो पहचान कर लेना। जैसे देखो Cn नेगेटिव सूडो हेलाइड है या नहीं है? Yes, sir. है, बिकॉज नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज है। तो बहुत सिंपल तरीका है कि आप देख लेना कि नाइट्रोजन होना चाहिए और एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। जैसे Cn2 नेगेटिव की बजाय Cn2 नेगेटिव कर दो, सूडो हेलाइड बन जाएगा, बिकॉज नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है। क्लियर बेटा? चलूं आगे अब। तो इस टाइप से आप कई जो है अदर इंपोर्टेंट पॉइंट्स या जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो तैयार कर सकते हैं। पी ब्लॉक अपने आप में बड़ा मिस्ट्री होता है कि भाई क्या करें क्या नहीं करें, ये बड़ी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें, क्योंकि काफी बड़ा होता है और हमें क्या छोड़ें क्या करें। तो कंपटीशन के लिए तो ये चीज करनी है, जहां बोर्ड आएगा वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ बोर्ड्स में क्या करना है। बाकी ये सारी चीजें आप छोटी बड़ी चीजें तो आप पढ़ते रहेंगे, बट ये तो इस पॉइंट पे वापस आता हूं कि प्रिपरेशन अगर करना है, वेरी प्योर नाइट्रोजन चाहिए आपको, तो आपको एजाइड से बनाना है, वेरी प्योर नाइट्रोजन। वापस आता हूं, एजाइड पर इसलिए गए थे हम, वेरी प्योर नाइट्रोजन से बेरियम एजाइड को हीट करोगे तो नाइट्रोजन बन जाएगा, प्योर आपको इससे निकालना है। प्योर के बाद फिर आ जाते हैं, देखो दूसरे इसके इंपोर्टेंट जो है कंपाउंड्स, केमिकल्स। तो इंपोर्टेंट कंपाउंड्स में से आपका पहला इंपोर्टेंट तो आपको समझ ही आ गया, अभी मैंने बताया, ये अमोनिया। अमोनिया छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हो बेटा आप अमोनिया। अमोनिया जो है पॉइंट इसमें जो करना है, एक स्ट्रक्चर जो आप 11th क्लास में पढ़ते थे, अमोनिया है, NH3 होता है, ऐसे पिरामिडल शेप होता है, NH3 वन लोन पेयर आ जाता है। तो अमोनिया है, पिछली क्लासेस में बॉन्डिंग वगैरह भी बताई थी। तो अमोनिया जो है पिरामिडल शेप और sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पिरामिडल शेप sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें आता है कि इसको आप प्रिपेयर कैसे करते हो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, अमोनिया का प्रिपरेशन एक नेम से होता है, नेम रिएक्शन से होता है, याद है कौन सा नेम होता है उसको बोल? हाँ 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 बिल्कुल, बोर्न हेबर साइकिल नहीं बेटा, बोर्न हेबर साइकिल नहीं, उसको हम बोलेंगे जो है हैबर प्रोसेस। क्या बोलेंगे उसको? हैबर प्रोसेस। भाई वैसे तो साल्ट वाल्ट को गर्म करके बना सकते हो, जैसे अभी मैंने बताया आपको, साल्ट वाल्ट को हीट करो बना सकते हो अमोनिया, लेकिन आपको लार्ज स्केल में चाहिए तो आप लार्ज स्केल में जो हैबर प्रोसेस से बनाते हो इसको आप, हेबर प्रोसेस है, इसलिए इसकी कंडीशन याद रखनी है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यूज करते हो और हाइड्रोजन में हाई प्रेशर चाहिए और टेम्परेचर लो बोलते हैं, कोई लो इतना भी लो नहीं होता है, बोल देते हैं लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर इतना लो नहीं है, देखो 700 केल्विन है। और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में याद रखना है, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट जो होता है वो आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O Al2O3, डायरेक्ट पूछे जाते हैं बेटा ये, आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O Al2O। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बनता है, होता क्या है एक्चुअल में बेटा, ये जो है आपकी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है देखो, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखना इस बात को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकलती है। अमोनिया का जो प्रिपरेशन है तो सिंपली देखो, N2 गैस, 3H2 गैस, अगर 2NH3 गैस, प्लस हीट निकल रही है। अगर आपके पास इस रिएक्शन में साथ में हीट रिलीज हो रही है, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, कभी भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंप्लीटली अमोनिया में नहीं जाएंगे, आपको भेजने के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी।
कंडीशन क्या है, अब आप देखो इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में चले जाओ, बस बहुत ज्यादा नहीं तो मैं थोड़ा बता देता हूं आपको कि अगर आपको फॉरवर्ड रिएक्शन में भेजना है, रिएक्शन इधर भेजनी है, तो देखो इधर भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां नंबर ऑफ मोल कम होते हैं उस तरफ भेजना हो, बिकॉज इधर 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, कितने मोल हैं देखो बेटा, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन कितने, 4, और इस साइड में देखो कितने मोल हैं, 2। तो हमें कम मोल की तरफ रिएक्शन करनी होती है, तो प्रेशर उल्टा चलता है, मोल कम की तरफ है तो प्रेशर हाई चाहिए, हमें इस डायरेक्शन में जाना है, तो इस डायरेक्शन में ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए प्रेशर क्या लेना पड़ेगा हमें, हाई। अब देखो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट ऑलरेडी है, तो हीट भी कम करनी पड़ेगी तभी इस डायरेक्शन में आएंगे हमें, तो टेम्परेचर क्या बोल देते हैं हम, लो, लेकिन कोई इतना ज्यादा लो नहीं है, लेकिन कंडीशन लिख देते हो हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट बढ़ जाएगी, तो रिएक्शन हीट अमोनिया लेके वापस चला जाएगा पीछे की साइड, तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर हम यूज करते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिससे भी रिएक्शन आगे आपका बढ़ जाता है। इसमें जो है आपको ये कंडीशन आपने ध्यान रखना है, बाकी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, इवन ये भी कह देते हो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में ले जाता हूं, इनर्ट गैस, अगर वो कहता है इनर्ट गैस डाल दोगे इसमें तो क्या होगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, तो कंडीशन देख लेना, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो नो इफेक्ट, और प्रेशर कांस्टेंट करके देख रहे हो, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो बैक चली जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल कम है, वहां ज्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे उस तरफ जाएगी, रिएक्शन प्रोसीड बैक। तो इस रिएक्शन के लिए आपको ये कुछ कंडीशंस याद रखनी है। तो ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाने के लिए क्या करना चाहिए बेटा, एक बार बोल दो मुझे, मतलब अमोनिया हेबर प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा बनानी है, लार्ज स्केल में बनानी है, तो क्या क्या रखना चाहिए, प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, हाई प्रेशर हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा गैस मिलाएं या नहीं मिलाएं कोई इनर्ट, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए बेटा, देखो क्योंकि अगर वो आप कंडीशन चेक करोगे, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई इफेक्ट नहीं है, तो मिलाने का कोई फायदा ही नहीं है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है तो उल्टा रिएक्शन कहां चली जाएगी, बैक चली जाए, बैकवर्ड में चली जाएगी, क्योंकि डेल्टा एन नेगेटिव होता है तो बैकवर्ड, डेल्टा एन पॉजिटिव, मतलब आपने सीधा यह ध्यान रखना है कि आप इनर्ट गैस मिलाते हो कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस मिलाते हो तो रिएक्शन वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर पर। और अगर कांस्टेंट प्रेशर नहीं है तो आप जिस तरफ नंबर ऑफ मोल कम की तरफ ले जाना है तो प्रेशर बढ़ा दो, ज्यादा की तरफ ले जाना है तो प्रेशर कम कर दो, तो इनर्ट गैस मिलाने से उल्टा रिएक्शन बैक चली जाएगी, इसलिए हमें कोई इनर्ट गैस नहीं मिलाना चाहिए इसमें। क्लियर बेटा, चलूं आगे, अब आ जाओ फिर नाइट्रोजन जो है उसके ऑक्साइड्स, नेक्स्ट अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कुछ कंपाउंड स्टडी कर रहे हैं ना, फिर देखो नाइट्रोजन के आपके पास है ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की आपको स्ट्रक्चर और एक आधा प्रिपरेशन मेथड याद करना है बेटा, याद करने वाला है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद करने वाली थीम है पूरा का पूरा। तो देखो इसके अंदर मैं कुछ आइडिया बता देता हूं आपको, वैसे तो याद ज्यादा करने वाला पार्ट है। बेटा स्क्रीन क्लियर दिख रही है इस पर, थोड़ा सा बताना मुझे, स्क्रीन क्लियर है ना, हाँ। इसमें देखो इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखो आप, पहला है नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O, अभी मैंने प्रिपरेशन मेथड याद ही करवा दिया था आपको, याद हो तो N2 के साथ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेना है तो किसको हीट करना पड़ेगा मुझे, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया ना, अमोनियम आयन के साथ अमोनिया नाइट्रेट आयन, तो सीधा याद हो जाएगा N2O, और N2O को ही लाफिंग गैस बोलते हैं। ये जो है ये कलरलेस गैस है और न्यूट्रल है, पहली दोनों गैसेस जो आएंगी न्यूट्रल आएंगी, एसिडिक नहीं आएंगी,
इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि N2O में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा। +1 और +2 नाइट्रोजन का जो केस है वो दोनों ही कलरलेस और न्यूट्रल गैस है, कलरलेस और न्यूट्रल। ये है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, इसका दूसरा नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। ये टेस्टिंग की जाती है, इसकी टेस्टिंग, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि NO किससे टेस्ट करते हो आप? टेस्टिंग बाई फेरस सल्फेट। NO की टेस्टिंग आ जाए तो फेरस सल्फेट देंगे, फेरस सल्फेट से टेस्टिंग करते हैं इसकी हम। नेक्स्ट देखो तीसरा आ जाएगा N2O3 नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड ब्लू। अब ये एसिडिक हो जाएंगी, बाकी सारी जैसे जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 से 5 तक जाएगा एसिडिक हो जाएंगे। N2O3 ब्लू है, ब्लू। तो ये इसका कलर देखो सबसे अलग आया है, ब्लू कलर N2O3। NO2 जो है ये छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हम। लेड नाइट्रेट, इंपोर्टेंट रिएक्शन है बेटा। लेड नाइट्रेट को 673 केल्विन मतलब 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो NO2 बनता है, ब्राउन गैस है, एसिडिक तो है ये सारी। NO2 का अगर NO2 है तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा बेटा। NO2 का डायमर बना दोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। तो NO2 को जब ठंडा करते हैं तो N2O4 बनता है। ये कलरलेस सॉलिड या लिक्विड हो सकता है, मतलब NO2 तो गैस है, ये लिक्विड है। N2O5 ये नाइट्रिक एसिड का फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं, कलरलेस सॉलिड है, ये एसिडिक है N2O5। इसमें देखो अब ध्यान रखने वाली क्या पॉइंट है, स्ट्रक्चर वाली। स्ट्रक्चर में देखो फिर एक एक का स्ट्रक्चर नीचे लिखा है, अपन लोगों ने शेयर किया है एक। तो N2O, तो N2O में देखो NNO, पूछा क्या जाएगा, मैं बात उस पर करता हूं आपसे कि NNO में देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में आपसे ये पूछा जाएगा बॉन्ड लंबा किसका है, छोटा किसका है। तो NNA, तो ये ध्यान रख लेना, जो N लीनियर है, शेप लीनियर है, लेकिन NO बॉन्ड लॉन्ग है और ये शॉर्ट है, ये ध्यान रख लेना। तो NN बॉन्ड शॉर्ट होगा और NO बॉन्ड लॉन्ग होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड में NO के अंदर ध्यान देना, देखो NO में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है तो वो स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होती है। तो NO गैस जो है वो पैरामैग्नेटिक है। N2O3 जो लिक्विड किया था आपने, N2O3 ये दोनों से मिलकर बना है। देखो NO2 से एक हिस्सा इसका NO2 है और एक NO और NO2 मतलब ये और ये मिलके जो बना है ना, इन दोनों से N2O3 बना है। NO2 में फिर देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है NO2, जो ब्राउन कलर की गैस थी NO2। NO2 में दोनों बॉन्ड इक्वल है NO2 में, क्योंकि रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है, बट ये भी पैरामैग्नेटिक है। यहां पर आप NCERT से बाहर जो है ना जाएं, कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन आएगा स्ट्रक्चर और इन चीजों का, सीधा NCERT बेस है। N2O4 डायमर ऑफ NO2, दोनों NO2 अटैच हो जाएंगे तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा वापस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे ऐसे करके आपस में, तो N और N ये ऐड हो गए तो डायमैग्नेटिक है। बट इसमें खास बात यह है कि N और N बॉन्ड लंबा है और N और N बॉन्ड छोटा है। यहां पर N और N पहले वाले में देखो शॉर्ट था, यहां N और N बॉन्ड लॉन्ग है और NO बॉन्ड शॉर्ट। तो बना बना के देखना, स्ट्रक्चर को 2-4 बार बनाओगे तो बनानी आ जाएंगी, कोई और तरीका है नहीं करने का। N2O5 जो है, जो NO2 NO2 के बीच में एक ऑक्सीजन जोड़ दिया हमने तो N2O5 हो गया, प्लेनर स्ट्रक्चर। ये दो टाइप की स्ट्रक्चर बोलते हैं कि ये भी स्ट्रक्चर बनाते हैं कि NOONO भी हो सकता है, जो N2O3 वाला है इसका स्ट्रक्चर। एक ये है अनसिमेट्रिकल, लेकिन अनस्टेबल एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी होता है, NONO आल्सो नोन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। N2O3 भी आपको मिलता है। ये हमारी कुछ रिएक्शंस आ गई इसकी, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड आ गए। फिर आता है नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड, मतलब नाइट्रिक एसिड। इसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो यहां पर मैं देखो कुछ आपको बताता हूं।
कुछ केमिस्ट्री सीखने का कुछ चीज बताते हैं अपने। जैसे बेटा देखो, आपने HNO3 का तो नाम सारे जानते होंगे। HNO3 का क्या नाम है? HNO3 का बेटा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। यहाँ मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ क्या क्या याद कर लेना, क्योंकि याद करने वाली चीज है। थोड़ा सा ये बेसिक बता के फिर जहां आगे समझाने वाली चीज है वो समझाता हूँ। नाइट्रिक एसिड, अगर मैं एक ऑक्सीजन कम कर दूं बेटा तो क्या फार्मूला बन जाएगा? HNO2, HNO3 से O2, तो इक की जगह अस लग जाएगा। ये जो नाइट्रिक था इसको क्या बोल दोगे आप? नाइट्रस एसिड। अगर मैं एक और कम कर दूं तो ये बन जाएगा HNO, पर ये काफी अनस्टेबल होता है, अकेला भी एग्जिस्ट नहीं करता। 2 HNO मिल के हम बना देते हैं, इसको बिला के बोलते हैं। होता HNO है, एक ऑक्सीजन और कम हो गया। तो जब ऑक्सीजन और कम हो जाता है तो बेटा आगे हाइपो वर्ड लग जाता है, तो इसको बोल देंगे हाइपो नाइट्रस एसिड। तो एक याद हो तो दूसरी हम चीज याद कर सकते हैं। तो इसमें जो है नाइट्रिक एसिड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है कि आप लार्ज स्केल में और लेबोरेटरी में ये नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हो। सपोज आपको लैब में बनाना है तो लोगों को दिखाना है कि बस ये नाइट्रिक एसिड है, तब आप क्या कर सकते हो, सीधा सोडियम नाइट्रेट की एसिड बेस रिएक्शन कर दो H2SO4 के साथ। कंसंट्रेट लोगे, अगर आप कंसंट्रेट लोगे, ध्यान रखना कंसंट्रेट H2SO4। फिर एक बेसिक चीज बेटा कि भाई कंसंट्रेट और डाइल्यूट H2SO4 का मतलब समझते हो, क्या फर्क है दोनों में? अगर मैं आपको ये बोल देता हूं, यही लिख देता हूं, अगर मैं कहता हूं कि कंसंट्रेट H2SO4, तो इसका मतलब ये आयोनाइज जो होगा सिर्फ इतने तक होगा बेटा, HCO4 नेगेटिव तक, H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। अगर मैं आपको बोल देता हूं बेटा डाइल्यूट H2SO4, तो मतलब कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, तो ये आपको सल्फेट आयन दे देगा। ये फर्क होता है। तो इसमें देखो ये फर्क आपको यहां नॉलेज में काम आएगा। H2SO4 NaNO3 के साथ रिएक्ट करेगा और कंसंट्रेट H2SO4 ले रखा है, तो क्या बनेगा आपका NaHSO4, क्योंकि HSO4 आ जाएगा ना, और साथ में नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं बेटा, एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन। लगता है ऐसे है पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया, होता क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सपोज मैं आपको कह दूं कि इफ concentrate H2SO4 react with, if concentrate H2SO4 react with common salt, what will be the product? अब एग्जाम में मान लो मेरे जैसे ने क्वेश्चन डाल दिया किसी ने ऐसे कि भाई कॉमन साल्ट होता है, उसके साथ अगर कंसंट्रेट H2SO4 डाल दूं तो बताओ क्या रिएक्शन होगा। तो बहुत इजी तो है बेटा, कॉमन साल्ट जानते हो ना क्या होता है? NaCl, सभी जानते हैं, नमक NaCl। और इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हो आप? कंसंट्रेट H2SO4 से। तो कंसंट्रेट वर्ड आते ही सोचो बेटा H2SO4 कौन सा आयन देगा? सल्फेट तो नहीं देगा ना, सल्फेट आयन तो नहीं देगा, बजाय उसके कौन सा आयन देगा? इधर देखो HSO4। तो HSO4 Na के साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? NaHSO4। रह क्या गया? इधर का Cl और इधर का HCl बन जाएगा। देखो तो ऐसे ध्यान रखना होता है इन छोटी छोटी चीजों का। देखो निजल एंड क्यूबल थिंग्स बट वेरी इंडिस्पेंसेबल, बहुत छोटी मोटी चीजें हैं लेकिन काफी जो है महत्वपूर्ण हो जाती हैं बेटा। तो आपका और आपको काफी हेल्प करती है मतलब याद करने में चीजें। तो सेम यही तो है, अगर मैं सोडियम नाइट्रेट की H2SO4 से रिएक्शन करूंगा तो H2SO4 क्या देगा? यही दिक्कत आती है ना बेटा आपको पी ब्लॉक में कि सर रिएक्शन कैसे याद करें। आती है नहीं आती है ये प्रॉब्लम? यही आती है ना कि भाई रिएक्शन कैसे। तो रिएक्शन याद करने के ये तरीके होते हैं छोटे छोटे, धीरे धीरे ये डेवलपमेंट होता है कि कैसे हम रिएक्शन याद रहेंगी हमें। तो H2SO4 कंसंट्रेट है बेटा, इधर NaNO3 है, तो कंसंट्रेट H2SO4 क्या देगा आपको? HSO4 Na के साथ चला जाएगा तो हो गया, बस याद क्या करना है, बन गया NaHSO4। इधर से H आया, इधर से N, HNO3 बन गया। बट ये जो मेथड है ये बेटा आपका लेबोरेटरी मेथड है। अगर आपको एक फैक्ट्री लगानी है, मतलब कॉमर्शियली HNO3 बना के बेचना है, तो आपको बेस्ट मेथड से बनाना पड़ेगा। और इसका बेस्ट मेथड जो होता है वो होता है ओस्टवार्ड प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है बेटा ओस्टवार्ड प्रोसेस। कई बार तो इतना सा ही क्वेश्चन आ जाता है ओस्टवार्ड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, तो किसके लिए यूज करोगे बेटा ओस्टवार्ड प्रोसेस? HNO3 के लिए। किसके लिए यूज करोगे?
HNO3 के लिए। HNO3 और HNO3 में देखो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में दो तरीके हैं आपके, या तो आप क्या करो, दो स्टेप हैं, क्या है कि आप पहले क्या करो, अमोनिया लो, अमोनिया का एयर के साथ ऑक्सीडेशन करो, मतलब ऑक्सीजन से। और इसमें ध्यान रखना है कि कैटलिस्ट क्या लोगे, क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन होती है। तो कैटलिस्ट इसमें क्या लेंगे हम, प्लेटिनम लेंगे, कैटलिस्ट प्लेटिनम लेंगे। सेम अमोनिया बनाने वाली चीजें हैं कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, क्योंकि नंबर ऑफ मोल कम करोगे तो आप, बट ये डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कितना ले रहे हो, 500 केल्विन ले रहे हो, देखो 500 केल्विन है ना, 9 बार ले रहे हो, तो जो वाटर बनेगा वो भी गैस की फॉर्म में बन रहा है। तो एनीवे अमोनिया की ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो पहले हमें NO मिलता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का फर्दर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके NO2 बनाते हैं, और NO2 वाटर से रिएक्ट करके नाइट्रिक एसिड बनाता है। तो हमारे पास स्टेप्स बन जाते हैं 3। पहले NO बनाना है, ओस्टवाल्ड मेथड है, NO से NO2 बनाना है, और NO2 से आपका HNO3 बन जाएगा वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका। तो ये आपका कंसंट्रेटेड डिस्टिल करते रहते हैं, और 68% बाई मास बनाते हैं, और 98% बाई डिहाइड्रेशन से H2SO4 से बनाते हैं। मतलब सीधा जो बनाओगे वो एक्वस बनेगा, वाटर को हटाना है तो वाटर को रिमूव करने के लिए H2SO4 यूज कर सकते हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है यहाँ पर। नाइट्रिक एसिड को डिहाइड्रेशन आप कंसंट्रेट H2SO4 से कर रहे हो। बाकी सारी चीजें हैं, स्ट्रक्चर वही आ गया, HNO3 का स्ट्रक्चर जानते हो, बट इसकी बस जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपकी मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन है। जैसे पहले हम लेते हैं मेटल के साथ रिएक्शन, तो रिएक्शन विद मेटल, तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अटैक मोस्ट मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल। अब ये देखो नोबल गैस नहीं है बेटा, ये क्या चीज है, नोबल मेटल। ये भी तो एग्जाम में आता है कई बार क्वेश्चन, नोबल गैस इज द डिफरेंट एलिमेंट एंड नोबल मेटल, नोबल मेटल जो गोल्ड प्लेटिनम ये नोबल मेटल होती है, जो बहुत कम के साथ रिएक्शन करती हैं उसको हम नोबल मेटल बोलते हैं। तो ये नोबल मेटल है, इनके साथ जो है नाइट्रिक एसिड जो है वो रिएक्ट नहीं करता है। जब गोल्ड वगैरह की रिएक्शन करवानी होती है तो गोल्ड को, जो गोल्ड स्मिथ होता है वो सीधा जो है नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं कराता है, इसकी बजाय गोल्ड किस में डिसोल्व होता है, गोल्ड इज, एग्जाम में आ जाए फिर डिसोल्व कैसे करोगे, क्योंकि गोल्ड प्लेटिनम इनसे तो रिएक्शन कर नहीं रहा बेटा, देखो नाइट्रिक एसिड, तो गोल्ड इज डिसोल्व इन, एक वर्ड यूज करना है, एक्वारीजिया, सुना होगा कहीं ना कहीं, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया मतलब क्या करते हैं, इसमें HCl में HNO3 मिला के लेते हैं, 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3। HCl क्या करता है, Cl लिगेंड देता है और कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का काम करता है। यहां पर गोल्ड का कॉम्प्लेक्स बनाता है Cl के साथ, कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, और HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो गोल्ड कैसे डिसोल्व होगी, गोल्ड Au से किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा Au प्लस में, और इससे सपोज क्लोरीन जो होगा वो लिगेंड का काम करेगा, और AuCl4 सपोज नेगेटिव बन गया। तो AuCl4 निकालना है तो सपोज +3 मिलेगी इसको आप Au को, तो यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने काम किया HNO3, ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, 0 से +3 जा रहा है, और ये Cl उसके साथ अटैच हो रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो गोल्ड को या प्लेटिनम को जो है हम एक्वारिजिया से डिसोल्व करते हैं, नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता। हाँ बाकी कॉपर वगैरह सब रिएक्ट कर जाते हैं। कॉपर देखो, अब ये रिएक्शन जो है मतलब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए सीधा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कॉपर है, कॉपर का डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करोगे तो कॉपर नाइट्रेट साल्ट तो बनना है, लेकिन गैस जो बनेगी NO बनेगी, ये वहां भी काम आएगी आपको। देखो ऊपर जो आपने NO की बनाने की रिएक्शंस वगैरह जो की हैं, बट आपने कंसंट्रेट कर दिया तो अमाउंट बढ़ जाएगा ऑक्सीजन का, तो NO2 बन जाएगा। अब बेटा यहाँ कोई मतलब हमारे पास ट्रिक नहीं है, हमें प्योरली याद करना पड़ता है कि कॉपर के साथ NO और NO2 बनती है। अगर हल्का कॉपर ले लोगे मतलब नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट कंडीशन ले लोगे तो NO, और कॉपर को अगर कंसंट्रेट एसिड के साथ ले लोगे तो NO2। ऐसे ही देखो जिंक देख रहे हो आप, जिंक डाइल्यूट ले लोगे तो जिंक नाइट्रेट के साथ N2O, यहां पर N2O बना है देखो, और अगर कंसंट्रेट तो NO2। तो ऊपर और इसमें फर्क है, ऊपर में डाइल्यूट के साथ NO बना था और NO2 बना है, यहां डाइल्यूट के साथ N2O बना है और NO2 बना है। तो इट मीन प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन
डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। तो डायरेक्ट आपके पास तरीका नहीं है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई क्या बनेगा, इसलिए आपको इस चीज पर जाना पड़ेगा कि भाई याद करना पड़ेगा कुल मिलाकर के कि भाई किसके साथ क्या बन रहा है। इसी टाइप से आयोडीन के साथ कोई भी मतलब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल का एसिड बना देगा। नॉन मेटल की रिएक्शन ज्यादा इजी है याद करनी कि भाई नॉन मेटल के साथ जब भी वो रिएक्शन करेगा तो नॉन मेटल का एसिड बनाएगा। जैसे आयोडीन से रिएक्ट किया तो आयोडीन का एसिड बना दिया HiO3, कार्बन से रिएक्ट किया तो CO2 का एसिड बना, CO2 भी एसिडिक ही है, H2CO3 बनता है। सल्फर से किया सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया, फास्फोरस से किया तो फॉस्फेट बना दिया H3PO4। तो नाइट्रिक एसिड जो है वो आपका मेटल के साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसकी, क्योंकि हर एक मेटल के साथ आपका अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो बनता है। यहां पर जो है ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है आपसे, ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट्स, ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट, या मैं नॉट ओनली फॉर नाइट्रेट, नाइट्रेट के लिए भी नाइट्राइट के लिए भी, दोनों के लिए यूज कर सकते हो ये टेस्ट, बट इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक में भी मैंने बताया था ब्राउन रिंग कैसे बनती है, या फिर बना देता हूं मैं कि जब भी आप ये टेस्टिंग करते हो आप, तो ब्राउन रिंग टेस्ट पहले तो ये आता है कि यूज किसके लिए होता है, दोनों के लिए बोलोगे, फॉर नाइट्रेट आयन एंड नाइट्राइट आयन, 8 के साथ भी 8 के साथ भी। होता क्या है बेटा, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में सपोज मुझे पता है कि नाइट्रेट है, हम क्या करते हैं इस दीवार के साथ साथ यहां पर हम फेरस सल्फेट डालते हैं इसमें, और प्लस कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं। आप लैब में करके देख सकते हो बेटा ये टेस्ट। जैसे ही आप डालोगे तो आप देखोगे कि ये आपके पास सॉल्ट है, यहां पर आपको एक बिल्कुल जैसे रिंग होती है, रिंग आपकी ब्राउन जो गोल्ड रिंग होती है, बिल्कुल ऐसी आपको ब्राउन रिंग दिखाई दे जाएगी। अगर ये ब्राउन रिंग दिखाई दे जाती है तो इट्स मीन आपका जो है नाइट्रेट प्रेजेंट है। अब ये ब्राउन रिंग होती कौन सी है बेटा, याद है आपको एक्चुअली क्या बनता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स FeH2O5NO2 पॉजिटिव। ध्यान रखना, मैंने बोला था कि यहाँ एग्जामिनर बताता नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि FeH2O5 जो NO है, यहाँ पर NO लिगेंड अपना एक इलेक्ट्रॉन देके +1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये टोटल करोगे तो सल्फेट आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, इसी को चार्ज ट्रांसफर बोलते हो, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा CTS। और इससे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो +2 होता है वो एक इलेक्ट्रॉन मिलने से +1 में आ जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है ना ये कि ब्राउन रिंग टेस्ट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो ब्राउन रिंग टेस्ट में बेटा क्या दोगे, क्या आंसर दोगे आप, +1 दोगे। एक ही तो कंपाउंड है, इजी है याद रखना, केमिस्ट्री में एक ही तो ऐसा कंपाउंड पढ़ रहे हो जहां आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 पढ़ रहे हो आप। तो ब्राउन रिंग टेस्ट जो होता है एसिडिक मीडियम में, उसमें ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स पूछा जाता है Fe, और उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अगर +1 नहीं हो या NO पॉजिटिव वो ना ले तो +2 दे सकते हो, ऐसा अदरवाइज होगा नहीं, +1 ही आपका आएगा ये। तो ये आपका ब्राउन रिंग टेस्ट। तो देखो हमने क्या कर लिया, अभी देखो नाइट्रोजन के कंपाउंड और किए हमने N2 मॉलिक्यूल, अमोनिया कैसे कैसे बनाते हो, क्या रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रेट आए, ये रिएक्शन हमने इनकी दी है। ऐसे ही फिर आता है बेटा फॉस्फोरस। नाइट्रोजन जो होता है वो एलोट्रोप शो नहीं करता, एलोट्रोपी वो पहले ही कर चुके हैं बात हम, नाइट्रोजन शो नहीं करता है। अच्छा बेटा मुझे ये बता सकते हो, ये मैंने ब्राउन रिंग बनाया है कॉम्प्लेक्स, इसका नाम बता सकते हो, आईयूपैक नेम क्या होगा, कोई स्टूडेंट बता सकता है बेटा? पेंटा एक्वा, हाँ आयरन 1 सल्फाइड। सल्फाइट नहीं बेटा, लास्ट में गलत कर दिया, सल्फेट, पेंटा एक्वा नाइट्रोसीलियम, NO पॉजिटिव ले रहे हो तो नाइट्रोसीलियम, आयरन फर्स्ट, सल्फेट। तो वो आप जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में किया था तो वहां जा सकते हो। सिमिलरली बेटा जैसे आपने ये किया, ऐसे ही आप फास्फोरस के कंपाउंड और फास्फोरस के बारे में बात कर सकते हो। देखो जैसे फास्फोरस होती है
तो नाइट्रोजन को छोड़ के तो सारी फैमिली के मेंबर जो होते हैं एलोट्रोपी शो करते हैं। एलोट्रोपी मतलब एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसमें एलोट्रोप्स होंगे भाई। व्हाइट फास्फोरस होगा, रेड फास्फोरस होगा, ब्लैक फास्फोरस होगा। फर्क क्या है इसमें देखो, व्हाइट फास्फोरस जो होता है ये जो आपका एक डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल है, अकेला मॉलिक्यूल है P4। ऐसे बनाओगे, देखो देखो ऐसे 1 2 3 4, हर एक फास्फोरस आपस में डायरेक्टली अटैच ऐसे बॉन्ड बनाएगा। तो अब यहां पर अगर इस हिस्से को देखो तो बिल्कुल अमोनिया जैसा हिस्सा ही तो दिखाई दे रहा है। ये देखो मैं डार्क कर रहा हूं यहां से, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 आएगा। बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, सारे बॉन्ड एक दूसरे में ऊपर आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें मोलिक्यूल में स्ट्रेन आ जाता है बहुत ज्यादा, ये आपका स्ट्रेन मोलिक्यूल आ जाता है। अब स्ट्रेन मोलिक्यूल होता है, इससे ये एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बेटा कितना एंगल होना चाहिए था, सोचो जरा, किसके क्लोज आना चाहिए था आंसर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो 109 डिग्री 28 मिनट के पास आना चाहिए ना, लेकिन ये 60 डिग्री चला जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट बेटा, बिकॉज मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, एंगल बहुत कम है, इसलिए हम इसको एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। एंगल 60 डिग्री आएगा इवन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एंगल स्ट्रेन आता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है बेटा, बहुत ज्यादा रिएक्टिव। तो ये हाईली रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, और इसका रीजन एंगुलर स्ट्रेन इन P4 मॉलिक्यूल बिकॉज 60 डिग्री एंगल है। देखने में बिल्कुल वैक्सी लगता है, सॉलिड है, सॉफ्ट सॉलिड है, मतलब व्हाइट कलर का, लेकिन है ये पॉइजनस। वाटर में इनसोल्यूबल है बट सोल्यूबल है CS2 में। और एक खास बात इसमें देखो, ये डार्क में, अंधेरे में ग्लो देता है, चमकता है, ऐसे लगेगा जैसे आग सी चमक रही है। इसको बोलते हैं जो है केमिलुमिनिसेंस, इस कॉन्सेप्ट को केमिलुमिनिसेंस बोलते हैं। देखो बेटा आपने कई बार सुना होगा ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसमें ये भी चीज है कि रात को मैं कोई शमशान घाट से जा रहा था और मैंने देखा कि वहां आग उठ रही है, ऊपर बड़ी बड़ी भूत से हो रहे हैं। वो भूत भूत कुछ नहीं होते बेटा, अगर कोई चिता जलाई जाती है तो उसकी स्किन सारी बर्न हो जाती है, पीछे बचते हैं सिर्फ बोन्स, और बोन्स इतना हाई टेम्परेचर होता है कि बोन्स जो होती हैं वो राख हो जाती हैं। अगर बोन राख बन जाएंगी और तो उसमें क्या होगा, व्हाइट, प्योर व्हाइट फास्फोरस आ जाएगा। और व्हाइट फास्फोरस की प्रॉपर्टी है देखो बेटा कौन से वाली, ग्लो इन डार्क। तो हमें ऐसे लगेगा जैसे आज आग लग रही है, वहां आग जल रही है, लेकिन आग नहीं जल रही होती, वो फास्फोरस चमकता है, इतना ज्यादा चमकता है कि फ्लेम सी हमें दिखाई देती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर फास्फोरस को, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिडॉक्स में पढ़ते हो आप, फास्फोरस को अगर बेस में डाल दें NaOH में, तो इससे ये दो केमिकल बनते हैं जो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। और ये रिएक्शन बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब समझते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का बढ़ेगा भी घटेगा भी। जैसे फास्फोरस होगा तो हेयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0 एंड इन दिस केस इज -3 एंड इन दिस केस इज +1। दोनों ही केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। PS3 को फॉस्फीन बोलते हैं, अभी मैं डिटेल पढ़ाऊंगा। और ये सोडियम हाइपोफॉस्फाइट है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। अब आप व्हाइट फास्फोरस में अगर स्ट्रेन कम कर दो, जैसे एक बीच वाला बॉन्ड तोड़ दो, जैसे ये वाला बॉन्ड ये ब्रेक कर दो, तो यहां से बॉन्ड देखो खत्म हो जाएगा ये वाला, और आपस में कई यूनिट अटैच हो जाएंगे, तो कुछ स्ट्रेन कम हो जाएगा, और इस फास्फोरस को बोलते हैं रेड फास्फोरस। ये जो होगा वो फिर आपका पॉलीमरिक चेन होगा P4 का। लेकिन बनेगा कैसे, ये चीजें याद करने वाली हैं। फिर अगर आप इसको, मैं कुछ सिर्फ बता सकता हूं, बाकी याद करना है आपको, कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है। कि आप इसको हीट करोगे 573 केल्विन पर, तो ये व्हाइट फास्फोरस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आगे रेड फास्फोरस को और हीट करते जाओगे हाई प्रेशर पर, तो आगे वो ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका ब्लैक फास्फोरस है। हाँ, डिफरेंसेस जरूर देख लो आप, व्हाइट फास्फोरस और रेड फास्फोरस में देखो डिफरेंसेस। तो वो जो आपका था व्हाइट फास्फोरस, वो पॉइजनस था, ये नॉन पॉइजनस है। रेड फास्फोरस ये तो नॉन पॉइजनस है बेटा। जैसे आप देखो जो मैच बॉक्स होती है, मैच बॉक्स की जो ऊपर वाला जिससे मैच जलाते हैं, वो रेड फास्फोरस ही तो होती है। तो वो आप मुंह में लगा दो, जीभ में लगा दो, कोई पॉइजनस थोड़ी ना है, तो वो नॉन पॉइजनस है। और वाटर में भी इंसोल्यूबल है और CS2 में भी इंसोल्यूबल है, दोनों में ही इंसोल्यूबल है, और मच लेस रिएक्टिव है।
लेस रिएक्टिव है व्हाइट फास्फोरस से, और ग्लो भी नहीं करती, केमिल्यूमिनेसेंस भी उसमें नहीं होता। माचिस की तीली रख दो आप, अंधेरे में देखो तो वो चमकती भी नहीं दिखाई देगी आपको। और लास्ट फॉर्म इसका होता है ब्लैक फास्फोरस। थर्मोडायनेमिकली सबसे स्टेबल है ब्लैक फास्फोरस, थर्मोडायनेमिकली ब्लैक फास्फोरस सबसे स्टेबल है। तो ये आप फिर मैं पीछे ले जाता हूं 11th में, आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है उसको मोस्ट अबंडेंट बोलते हैं, लेकिन मोस्ट अबंडेंट वाला लेते हैं उसका जो होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेते हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ formation of white phosphorus is taken 0. Even black phosphorus is thermodynamically more stable. वैसे रूल होता है ना, जो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है या मोस्ट अबंडेंट होता है उसी को हम क्या लेते हैं, हम उसको हम बोलते हैं उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है 0 लेते हैं। लेकिन फास्फोरस में ऐसा नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया यहाँ पर, नॉलेज क्लाउड बन गया, केसी बन गया हमारा। कि आपसे पूछा जाएगा थर्मोडायनेमिकली कौन सा सबसे स्टेबल है, तो क्या आंसर दोगे बेटा थर्मोडायनेमिकली? ब्लैक फास्फोरस। ब्लैक फास्फोरस। लेकिन ब्लैक फास्फोरस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो स्टैंडर्ड है वो 0 नहीं लेना। वो किसका लेना है? वो हम व्हाइट, बिकॉज वो क्या होता है कि वो अबंडेंस के अंदर मिलता है, ज्यादा मिलता है, इसलिए हम यहां पर थोड़ा सा जो रूल से है अलग ले लेते हैं, हम इसको रूल से अलग हो जाता है ये। अब इसका जो दूसरा केमिकल आपने लिया है बेटा, वो लिया है अमोनिया जैसा ही, बिल्कुल जैसा अमोनिया है वैसा ही एक है आपका PH3। अभी मैंने बताया था कि जब आप फास्फोरस की NaH से रिएक्शन करते हो तो काफी इंपॉर्टेंट केमिकल बनता है और उसको बोलते हैं हम अमोनिया। ये अमोनिया की जगह नाइट्रोजन हटा के फास्फोरस लगा दो तो बोलेंगे फॉस्जीन, फॉस्फीन। जैसे देखो, आप फॉस्फीन को बना सकते हो कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलिसिस करके, PH3 बना सकते हो, PH3। या अब अभी आपने देखा फास्फोरस की NaOH के साथ रिएक्ट करके भी फॉस्फीन बना सकते हो। ये जो फॉस्फीन है PH3 है, इसको हम बोलेंगे फॉस्फीन। फॉस्फीन अगर प्योर है तो व्हेन प्योर इट इज नॉन इनफ्लेमेबल, लेकिन ये इसके अंदर फ्लेमेबल की प्रॉपर्टी है, इनफ्लेमेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ P2H4 एंड P4 वेपर। PH3 जो फॉस्फीन है आपका, PH3 जो आपका फॉस्फीन है, ये फॉस्फीन जो है ये फ्लेमेबल होता है, लेकिन फ्लेमेबल प्योर नहीं होता है। अगर ये प्योर है, प्योर होगा तो इनफ्लेमेबल नहीं होगा, नॉन इनफ्लेमेबल होगा। लेकिन अगर इसमें इंप्योरिटी होगी P2H4 की, और जनरली होती है इंप्योरिटी, PH3 भी कुछ पार्ट में होता है, कुछ इसके अंदर P2H4 भी बना होता है पार्ट, इसमें भी पड़ा होता है, तो हमेशा ये क्या होता है, फ्लेमेबल होता है या इनफ्लेमेबल, आग पकड़ लेता है। मतलब आपने सुना होगा पानी में आग लगा देना, कई जो होते हैं ना बाबा वाबा, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, पानी में कुछ ऐसे फेंक देते हैं और कहते हैं देखो आग जल गई इसके अंदर, तो वो यही फेंकते हैं, PH3 फेंकते हैं, इम्प्योर P2H4 होता है। तो इस चीज का यूज जो करते हैं वो पहले पुराने जमाने में जो आपके समंदर में जहाज चला करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो समंदर बड़े 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 होते थे, बड़े लंबे चौड़े होते थे, तो वहां पर क्या एक दूसरे को सिग्नल देना होता था, कोई इधर से जहाज आ रहा है, तो वो यहाँ पर होम सिग्नल, इसलिए इसको बोलते हैं यूज्ड इन होम सिग्नल। तो होम सिग्नल बनाने में इसका हम यूज करते हैं PH3 का। और ऐसा होता क्यों है, देखो क्या रिएक्शंस होती हैं केमिकल में, होम सिग्नल कैसे प्रोड्यूस करते हो, यूज ऑफ जब PH3 करते हो आप, तो एक्चुअली क्या होता है कि एक ऐसा एक सिस्टम होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें एक लॉक लगा होता है ऐसे, उसको पानी में फेंका जाता है, उसके एक साइड में जो होता है बेटा वो होता है कैल्शियम फास्फाइड, और एक साइड में जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बाइड। अब जैसे ही हम इसको पानी में फेंकते हैं तो पानी के साथ कैल्शियम फास्फाइड जो है वो रिएक्ट करके बना देता है आपका फॉस्फीन, इम्प्योर। ये इनफ्लेमेबल है,
ये क्या आग पकड़ लेगा। दूसरा होता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के साथ वाटर डालोगे तो वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा एसिटिलीन। ये एसिटिलीन जो होता है ये फ्लेम को लंबा करता है। ये एसिटिलीन वही है बेटा जो वेल्डिंग में यूज होता है। कभी वेल्डिंग करते हुए किसी को देखना, बड़ी लंबी लंबी फ्लेम्स वो यूज कर रहा होता है। तो जो वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग जो बोलते हैं, गैस वेल्डिंग, जो गैस वेल्डिंग होती है वो एसिटिलीन से होती है। तो ये क्या करता है, ये मेक द फ्लेम लार्ज, तो आग उठती है और लंबी ऐसी फ्लेम्स दिखने लग जाती हैं दूर दूर तक। तो फ्लेमेबल तो PS3 है, C2H4, जिसको एसिटिलीन बोलते हैं। दोनों ही गैसेज हैं बेटा, PS3 भी गैसेज है। PS3 जो है फॉस्फीन गैस है, ये फॉस्फीन भी गैस है और एसिटिलीन भी गैस है। तो इसकी फ्लेम्स को ये बड़ा बड़ा करते रहते हैं, तो इससे फ्लेम्स बनाई जाती हैं। तो इसको बोलते हैं होम सिग्नल। इस चीज को जो बोला जाता है उसको हम होम सिग्नल बोलते हैं। तो यहां पर जो बनेंगे वो आपके होम सिग्नल बन जाएंगे। तो होम सिग्नल में इसका यूज किया जाता है। प्रिपरेशन देखो, आपने अभी पढ़ ही लिया, प्रिपरेशन इधर हो गया। अब आप इसमें प्रॉपर्टी पढ़ सकते हो। प्रॉपर्टी क्या है, ये PS3 जो है स्लाइटली जो है वो आपका एसिडिक है। स्लाइटली एसिडिक आप HBr या HI से रिएक्शन करके देख सकते हो। बेसिक है, स्लाइटली बेसिक। तो PS3 इज वीकली बेसिक। तो स्लाइटली जो PS3 होता है वो बेसिक है, जैसे अमोनिया होता है वैसा ही, लेकिन उससे भी कम बेसिक है ये। PS3 बेसिक होता है। इसका प्रूव क्या है कि ये एसिड HBr या HI इनसे रिएक्ट करके PH4Br, जैसे NH4Cl बनता था, ऐसे PH4Br या PH4I बन सकता है। PH4Br या PH4I बनाने के यूज होता है। तो PS3 काफी इंपोर्टेंट केमिकल है। उसका प्रिपरेशन मेथड, उसकी रिएक्शन और उसका होम सिग्नल की फॉर्म में यूज करना है आपने। PS3 वाला हाइड्रोलिसिस मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था बेटा। PS3 वाला जो हाइड्रोलिसिस करना है, PS3 और PCl5 वाला। फिर जो आते हैं आपके ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस आते हैं। ऑक्सी एसिड, ये काफी इंपोर्टेंट, यहां काफी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन की। ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस में पहले तो आपको फार्मूले और नाम ही याद करने होंगे। तो देखो मैं कुछ कुछ आपको हेल्प करता हूं, सिखाता हूं कि कैसे याद करना है। देखो सबसे पहले नेम याद करते हैं। आपको H3PO4 का नेम याद होगा बेटा, H3PO4। पहले ये तीन याद करते थे, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। तीन याद करते हैं बेटा। देखो पहला H3PO4 का नाम याद होगा बेटा, क्या होता है H3PO4 का नाम? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थो लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं। जब अकेला पार्टिकल होता है, मोलिक्यूल होता है, ऑर्थो बोलते। तो लेकिन है क्या ये ऑर्थो, या ऑर्थो ना भी लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। अभी बेटा मैंने बताया था अगर एक ऑक्सीजन कम हो जाए तो क्या नाम बोलते हैं हम? अभी थोड़ी देर पहले सिखाया मैंने। अगर एक फास्फोरस, गुड। तो इसका नाम ऑर्थो लगाना चाहो तो लगा दो, मत लगाना है तो मत लगाओ। ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड। तो ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड H3PO3 हो जाएगा। फिर आ गया आपका H3PO2। तो एक ऑक्सीजन और कम हो गया तो फिर क्या वर्ड यूज करते हो बेटा? हाइपो। हाइपो, गुड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइपो फॉस्फोरस एसिड। तीन याद हो गए बेटा, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड और हाइपो फॉस्फोरस एसिड। क्लियर? अब क्या करो आप, एक काम करो, आप फॉस्फोरस एसिड वाले से याद करो। अगर एक पार्टिकल से यही लेते हैं अपने, दो पार्टिकल में वर्ड पायरो लगा देते हैं। एक पार्टिकल पर यही वर्ड चलता है और दो पार्टिकल पर क्या लगाते हैं बेटा हम? कौन सा वर्ड यूज करते हैं दो पार्टिकल पर? पायरो। एक पर ऑर्थो, दो पर पायरो। अब एक काम करो आप H3PO4 के दो मॉलिक्यूल अटैच कर दो और वाटर रिलीज कर दो। तो देखो फार्मूला क्या बन जाएगा? टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 2 जा 6, 6 में से दो चले गए, कितने रह गए? H4P2 और 4 2 जा 8 है, तो एक ऑक्सीजन चला गया तो 7। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के दो पार्टिकल अटैच करके वाटर रिलीज करवा दो, एक फार्मूला बन जाएगा।
वो फार्मूला बन जाएगा H4P2O7, H4P2O7। इसको आप 2 से बनाए इसलिए आप बाल दोगे, क्योंकि फास्फोरिक एसिड से बना है, तो दैट इज कॉल्ड पायरोफास्फोरिक एसिड। क्या बन जाएगा ये? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। एक मोलिक्यूल से फॉस्फोरिक एसिड था बेटा, 2 मोलिक्यूल अटैच करके वाटर रिलीज कर दिया, तो इसको हमने बोल दिया फिर पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब पायरोफॉस्फोरिक एसिड में एक ऑक्सीजन कम कर दो वापस, तो क्या नाम दूंगा? तो सोचो जरा, फार्मूला क्या बन जाएगा? H4, पायरोफॉस्फोरस एसिड। देखो पायरोफॉस्फोरिक एसिड, तो एक ऑक्सीजन कम कर देता हूं मैं, H4P2O6, H4P2O6। तो देखो पायरोफॉस्फोरस एसिड तो हम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो इससे बना लेंगे, अब वो नाम नहीं बन पा रहा है इसलिए दूसरा तरीका ढूंढोगे। इसमें अगर मैं कह दूं 2 पार्टिकल H3PO3 में 2 पार्टिकल हटा करके वाटर रिलीज कर दो, देखो क्या फार्मूला बना? ये फॉस्फोरस एसिड से बना रहे हो आप, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड से, तो क्या फार्मूला बनेगा? H4P2O5। ये जो 2 पार्टिकल से बना है, तो इसका क्या नाम दोगे जो अभी बनाया मैंने? पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस एसिड, क्योंकि ये पायरोफॉस्फोरस एसिड तो फॉस्फोरस एसिड से बन गया। भाई याद कराने का तरीका सिखा रहा हूं ये मैं, पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो अब इस पर आ जाओ, तो इसको तो मैं पायरो वर्ड तो नहीं बोल सकता ना, फॉस्फोरस एसिड, या पायरोफॉस्फोरिक एसिड की जगह पायरोफॉस्फोरस एसिड यूज नहीं कर सकता, तो एक और तो यूज कर सकता हूं। एक ऑक्सीजन कम हो जाता है तो एक नाम और भी यूज करते हो बेटा, क्या नाम यूज करते हो? एक ऑक्सीजन, हाइपो। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं बेटा? देखो इसका नाम हाइपो, जिससे बना है उसी का नाम दे दो, हाइपो। फॉस्फोरिक से तो बना है, पायरो वर्ड मत लगाना, अब हाइपो लगा देना, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। देखो कितने याद हो गए आपको? पहले मैंने 3 याद कराए, H3PO4, H3PO3 और H3PO2, ठीक है। अब मैंने 3 में से फिर क्या क्या, H3PO4 का 2 वाला बनाया H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और H3PO3 का 2 वाला बनाया तो H4P2O5, तो वो दोनों पायरोफॉस्फोरिक एसिड और पायरोफॉस्फोरस एसिड आ गई। पायरोफॉस्फोरस एसिड आपका आ चुका है ऑलरेडी, इसलिए मैंने फिर क्या किया, H4P2O6 किया, और इसका नाम क्या पढ़ा आपने? इसलिए हमें इसका नाम क्या देना पड़ेगा? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड से 3 बने बेटा आपके। देखो और कोई तरीका ही नहीं है, तो तरीका याद करने का ऐसे ऐसे रिलेट करके याद करोगे तभी याद भी तभी रह पाएगा। तो फॉस्फोरिक एसिड से रिलेटेड 3 है बेटा। कौन कौन से फॉस्फोरिक एसिड से रिलेटेड है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फिर पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फिर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। 3 ऐसे याद कर लोगे। फॉस्फोरस एसिड से एक फॉस्फोरस एसिड हो गया और दूसरा पायरोफॉस्फोरस एसिड हो गया, और फिर एक आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड, पहले ही कर लिया था, हाइपोफॉस्फोरस एसिड कर लिया था। तो ये फॉस्फोरस एसिड की पूरी सीरीज होती है। और इसमें एक होते हैं मेटा, ये अलग ही होते हैं। इसमें ये यूनिट होता है HPO3 या HPO2। HPO3 होगा तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड बोलोगे, एक हाइड्रोजन होता है इसमें। अब जितने होंगे पॉलीमर बनते जाएंगे, 3, 4 जो भी बनेंगे। HPO2 होगा तो मेटा फॉस्फोरस एसिड बोलोगे, HPO3 को मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा। तो सबसे पहले हमने इनके नेम याद किए बेटा। अब इस स्टेप को याद करते जाना, नेम किया है ना, नेम के साथ साथ जो चीजें बताता जाऊं वो याद करते जाना। अब करते हैं अपनी इसकी स्ट्रक्चर। नेम हो गया, तो अब करते हैं बेटा इसकी स्ट्रक्चर। अब मैं स्ट्रक्चर सिखाता हूं। पहले आपको फॉस्फोरिक वाले ही सिखाता हूं, इक वाले। एक एसिड के 3 नाम याद करवाए मैंने बेटा, क्या क्या? ऑर्थो, फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा क्या याद करवाया मैंने आपको? पायरो। बेटा अच्छी तरीके से ना याद कर लेना, बार बार घर में जाकर रिपीट, नहीं तो लोग यही बोल देते हैं पढ़ लेना, याद कर लेना, इसमें क्या है, मैं क्या कराऊं। तो लेकिन मैं फिर भी टाइम दे रहा हूं। देखो इसमें ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा कौन से वाला है बेटा? मैंने बताया आपको
पायरोफॉस्फोरिक एसिड। तीसरा कौन सा बताया था? ये तो ही तीन बताए मैंने आपको, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, याद है ये आपको? H3PO2 नहीं बेटा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड ये तो सबसे नॉर्मल है। H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड बेटा ये तो बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 H3O4 होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना आसान है ना उतना आसान होगा नहीं, ये पता ही नहीं लगेगा हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। मतलब इतने साल के हो गए, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड पढ़ते पढ़ते आ गए, लेकिन फार्मूला में उलझ जाते हैं। देखो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला है H3PO4। पायरोफॉस्फोरिक एसिड, इसके डबल में से वाटर निकाला था, तो इसका फार्मूला क्या बनाया था हमने, H2P2O7। O और हाइपो में से एक ऑक्सीजन कम कर लिया था, तो क्या बन गया था, H4 था नहीं, H4P2O6। ये तीनों नाम मैंने दोबारा लिख दिए एक वाले। अब नाम मैंने दोबारा लिख दिए तो इनकी स्ट्रक्चर बनानी है। अब स्ट्रक्चर सुनना आप, स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाओगे आप। हिंट लिख देता हूं कि जब भी आपको पहला मेंबर बनाना हो, फॉर फर्स्ट मेंबर, जब भी बेटा आपको फर्स्ट मेंबर बनाना हो, तो जितने एन फैक्टर मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन उतने होंगे जितने ऑक्सीजन है उससे एक कम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1 कर देना। इसका मतलब एन फैक्टर देखो, H3PO4 का कितना आएगा, फॉस्फोरिक एसिड का कितने ऑक्सीजन है बेटा, 4। तो एन फैक्टर मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अब अगर 11th में हमारा किया होता तो इसमें इतना जोर ही नहीं लगता, ये तो बड़ा स्मूथली चलता जाता, केमिकल बॉन्डिंग और 11th का पार्ट भी एक तरह से रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मैक्सिमम ड्यूरिंग द रिएक्शन जो होता है। तो एन फैक्टर 3। अब देखो बनाओगे कैसे। सबसे पहले क्या करो, फॉस्फोरस वालों के लिए ही बता रहा हूं बेटा, ये सिर्फ फॉस्फोरस वालों के लिए। सबसे पहले P डबल बॉन्ड O बना दो, P डबल बॉन्ड O। अब देखो कितने ऑक्सीजन बाकी रह गए, कितने ऑक्सीजन थे बेटा टोटल इसमें, टोटल 4। 4 में से एक P डबल बॉन्ड O बना देना है आपको। बाकी कितने ऑक्सीजन रह गए, 3। जितने ऑक्सीजन रह गए ना उतने OH बना देना बाकी, तो OH। ये इसकी स्ट्रक्चर आ गई बेटा। अब इसकी स्ट्रक्चर आ गई तो ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा इजीली निकाल सकते हो। देखो इस वाले ऑक्सीजन का -2 है, तो यहां से +2 आ जाएगा। इस वाले OH का -1 है तो ये +1 आ जाएगा। इस OH का पूरे का -1 है तो +1 आ जाएगा। इस वाले OH का -1 है तो +1 आ जाएगा। तो बेटा टोटल देखो कितना हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। कितने सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए, फिजिकल केमिस्ट्री में चले गए चाहे आप, +5। तो फॉस्फोरिक एसिड का ये फार्मूला होगा। और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन से होते हैं, जो O के साथ अटैच होते हैं। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन देखो कितने होंगे O के साथ अटैच वाला, ये वाला H। तो ये कितने हो जाएंगे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, 3। तो फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और O के साथ वाले डायरेक्टली अटैच H हैं वो 3 हैं, तो उन तीनों को रिप्लेस कर सकता है। तो एन फैक्टर आ जाता है 3। अब बेटा आ जाओ पायरोफॉस्फोरिक एसिड में। पायरो को बनाना है तो इसके 2 मॉलिक्यूल अटैच करने हैं ना, तो 2 मॉलिक्यूल अटैच कर दो आप। कैसे करोगे, OH P डबल बॉन्ड O, OH OH, एक मॉलिक्यूल ये एक और जोड़ दिया सपोज H P डबल बॉन्ड O, एक बनाना सीख गए ना, बाकी सब अपने आप बनाने लग जाओगे। तो वाटर रिलीज करना है, वाटर रिलीज कर दो। वाटर रिलीज हो गया बेटा। वाटर रिलीज हो गया तो क्या बन गया आपका स्ट्रक्चर, HO P डबल बॉन्ड O, OH, यहां एक और रह गया P डबल बॉन्ड O, OH और OH। अब मैं आपसे पूछूं, ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि ये आपका +5 पहले था, +5 अब है, तो फॉस्फोरिक एसिड से बना हुआ है ना। लेकिन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पर देखो फर्क पड़ गया। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अब कितने रहे, देखो 4 हो। स्ट्रक्चर क्लियर, ऑल थिंग्स आर क्लियर। अब मान लो इससे एक ऑक्सीजन कम करके आपको ये बनाना है, ये वाला एक ऑक्सीजन कम कर दो,
तो ऑक्सीजन कम करोगे तो बेटा ये वाला ऑक्सीजन हट जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन हट जाएगा, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी, OH, P डबल बॉन्ड O, OH, फिर P डबल बॉन्ड O, OH और OH आ गया। तो अब आपका ऑक्सीडेशन स्टेट पे फर्क पड़ गया बेटा। अब जो H4P2O6 हो गया, बिकॉज एक O चला गया तो ये +4 रह गया, ये यही वाली चीज है। और यहां खास बात क्या है, डायरेक्ट PP बॉन्ड है, डायरेक्ट PP बॉन्ड है। तो देखो तीन चीजें याद होगी, देखो एक साथ आपको फॉस्फोरिक एसिड का जर्नल बेसिक एक फार्मूला कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा बेटा आपको। आपने एक फार्मूला याद कर लिया फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर याद कर लिया H3PO4, उसके दो मॉलिक्यूल अटैच करके आप वाटर रिलीज कर दो तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर आ जाएगा, POP बॉन्ड आएगा उसके अंदर, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, और उसमें से ऑक्सीजन कम कर दिया एक तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड आ जाएगा। तो आपको तो एग्जाम में ये फार्मूले लिखे हुए आएंगे ना, आपके एग्जाम में तो ये कुछ आने वाला है, ये चीज आने वाली है, H3PO4, H4P2O7, H4P2O6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन PP, डायरेक्ट PP बॉन्ड। तो क्या फार्मूला आएगा बेटा उसका, H4P2O6, H4P2O6। क्लियर, क्लियर बेटा यहां तक, चलूं आगे। यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कंपटीशन में आना ही आना है क्वेश्चन, अगर इस यहां से उठाएगा तो कंपटीशन में यहीं से देगा, और बोर्ड में भी स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, दोनों जगह इंपॉर्टेंस है। अब देखो दूसरा याद कराता हूं मैं आपको, दूसरा मैंने आपको इक वाले याद कराता हूं, इक एसिड, इक एसिड मैंने आपको जो है दो बताए, एक मैंने बताता नहीं, एक तो हो गया ना एस, एक मैंने आपको क्या नाम बताया था बेटा, मैंने बोला था ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड, और एक मैंने नाम बताया था पायरोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड एंड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड फॉस्फोरिक एसिड से एक कम था, तो फार्मूला याद किया था आपने, H3PO4 की जगह H3PO3, और पायरो है तो दो मॉलिक्यूल मिला के वाटर निकाल देना, तो H4P2O5। स्ट्रक्चर बनाओगे तो वापस वही फंडा, देखो पहले यहां एन फैक्टर नोट कर लो, एन फैक्टर फर्स्ट मेंबर से पता करते हो आप, फर्स्ट मेंबर में जितने ऑक्सीजन होते हैं उससे एक कम कर देते हो तो एन फैक्टर आ जाता है बेटा। तो ऑक्सीजन 3 है तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा आपका, 2। एन फैक्टर का मतलब क्या बता रहा हूं बेटा, बार बार एन फैक्टर का मतलब क्या कर रहे हैं हम, मैक्सिमम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ना। अब बनाएंगे, ड्रॉ कैसे करेंगे, बिकॉज वापस फॉस्फोरस है तो पहले तो P डबल बॉन्ड O बना दो। अब P डबल बॉन्ड O बनाओगे तो कितने O रहेंगे बेटा, देखो टोटल कितने O हैं इसमें, 3 में से एक तो बना दिया आपने P डबल बॉन्ड O, बाकी कितने रह गए O, 2 तो 2OH बना दो। अगर इतना कुछ कर भी दिया तो इसके बाद भी H कितने रह गए, देखो आपके पास 1 तो दो, वो डायरेक्ट P से अटैच हो जाएगा, H डायरेक्ट P से अटैच हो गया। तो यहां पर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन तो वही होता है जो ऑक्सीजन के साथ होता है बेटा, इसलिए रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन से वाले हैं, 2 है, और जो P के साथ डायरेक्ट अटैच है ये नॉट रिप्लेसेबल इन वाटर, या किसी के साथ रिएक्शन करेंगे तब रिप्लेस नहीं होगा। तो इसका मतलब है एन फैक्टर 2 आ गया। अब दो मॉलिक्यूल अटैच करने हैं तो अटैच कर दो भाई, ऐसे बना दो ना, HP डबल बॉन्ड OOH, और इधर वाला एक O, P डबल बॉन्ड OH और OH, तो अटैच हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क पड़ जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो 2 इधर का होगा, -2 है तो +2, इधर देखो -1 से +1, और इधर -1 से +1, फास्फोरस ऑफ हाइड्रोजन में +1 इसका तो -1 इसका, ये तो कैंसिल हो गया तो 3 आ जाएगा इसका। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे वो 3 आएंगे, और फॉस्फोरस में 3 आएंगे, और पायरोफॉस्फोरस एसिड में तो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड एंड पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो ये आपके 2 याद हो गए। फिर आपका एक था बेटा
एक जो हमने किया था हाइपोफॉस्फोरस भी तो किया था इसमें, ऑर्थोफॉस्फोरस, पायरोफॉस्फोरस एंड ऊपर हाइपोफॉस्फोरिक था, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड। वो आपने इससे बनाना था, एक ऑक्सीजन कम कर देना था, तो क्या फार्मूला हो जाएगा उसका? H3PO2। H3PO2। स्ट्रक्चर बनाओ तो देखो, एन फैक्टर निकालो पहले। एन फैक्टर कितना होगा H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड का? 1 दो ऑक्सीजन है तो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एक दिखना चाहिए। वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बना लेते हैं हम। सबसे पहले पी डबल बॉन्ड ओ बनाओ। पी डबल बॉन्ड ओ, कितने ऑक्सीजन है बेटा आपके पास? 2। तो में से एक तो चला गया, अब कितने रह जाएंगे? 1 1। तो 1 OH आ गया। अब भी आपके पास 2 हाइड्रोजन है तो पी से डायरेक्टली अटैच हो जाएंगे, तो ये आपका H आ जाएगा। तो यहाँ एन फैक्टर जो आ जाएगा +1, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आ जाएगी, एन फैक्टर 1 आ जाएगा। तो ये आपका हाइपोफॉस्फोरस एसिड बन जाएगा। तो ये वाले 3 देखो इक वाले हो गए, 3 एस वाले हो गए। एक मैंने अलग से बताया था आपको, क्या नाम दिया था एक अलग से बिल्कुल? मेटा मेटा। तो मेटा सीरीज में जो है, मेटा सीरीज, इसमें 2 टाइप की बताएं। इसमें भी एक सीरीज है और अस सीरीज है। एक होगा तो HPO3 यूनिट होगा, मतलब एक तो पी डबल बॉन्ड ओ होना ही है, एक ओ के साथ H होना है, और एक आपका O यूनिट और होना है। अब वो कैसा बनता है आगे चल के मैं बताऊंगा बॉन्डिंग के हिसाब से। तो HPO3, अगर एक ऑक्सीजन कम हो जाए तो HPO2। मान लो आपको मेटा फॉस्फोरिक एसिड बनाना है, मान लो ये बनाना है ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो ट्राई मेटा फॉस्फोरिक एसिड है तो आप क्या लिखोगे? HPO3 का थ्राइस। अब ये 2 फॉर्म में बना सकते हो आप। आपको ये देखना है कि साइक्लिक बनाना है या लीनियर बनाना है। आपका ये साइक्लिक है या लीनियर है? देखो साइक्लिक बनाना है तो जितने फॉस्फोरस, मान लो 3 है ना, 3 का साइकिल दिखा दिया करो आप। 1 2 3, इनके बीच में एक एक ऑक्सीजन लगा दो। 1 2 3। अब हर एक फॉस्फोरस के पास देखो एक डबल बॉन्ड O और एक OH तो है ही ना, तो एक यूनिट बन गया। देखो ये बन गया HPO3। फिर इसके पास देखो एक डबल बॉन्ड O, एक OH दे दो, ये दूसरा यूनिट बन गया। और P के साथ एक डबल बॉन्ड O, एक OH दे दो, ये तीसरा यूनिट बन गया। तो बनाने का तरीका है, पहले बेंजीन की तरह PO लिख दो आप, और फिर आप हर एक फॉस्फोरस का वैलेंसी 5 तक जा सकता है, तो 5 तो हो ही गया ना। 1 2 3 4 5। लीनियर बनाना है तो ऐसे मत बनाओ आप, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, OH ऐसे बनाते जाओ, एक O ऐसे रखते जाओ, फिर P डबल बॉन्ड O, OH रखते जाओ, एक O ऐसे रखते जाओ। तो ऐसे करके आगे आप रिपीट करते जाओ, तो ये आपका लीनियर बन जाएगा। ये साइक्लिक होगा, ये नॉन साइक्लिक होगा। तो ये मेटा वाली सीरीज होती है। मेटा कुछ फॉस्फोरिक जो होते हैं, तो मेटा फॉस्फोरिक एसिड का सीरीज आ जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है बेटा, तो स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है, और कुछ क्वेश्चन और बनते हैं जो अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो जनरली स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एन फैक्टर क्या है, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसके अंदर होता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसके अंदर होता है? जिसमें ये देखो नॉलेज क्लाउड में, जिसमें पीएच डायरेक्ट, पीएच बॉन्ड ज्यादा हो। हाँ, जिसमें पीएच बॉन्ड, डायरेक्ट पीएच बॉन्ड जिसके ज्यादा होंगे उसी का रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा हो। तो पीएच बॉन्ड ज्यादा किस में होंगे देखते जाओ आप, H3PO4 से H3PO2 में, PO3 में, H3POC से H3PO2 में। और ये इंटरेस्टिंग है वैसे, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है ना, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, लेकिन स्पेशली स्टार लगा देता हूं मैं, इसमें उल्टा होता है, इसमें एसिडिक कैरेक्टर इधर से इधर इंक्रीज होगा। ये 2 काफी इंपोर्टेंट चीजें।
भाई पीएच में रिड्यूसिंग कैरेक्टर पूछेगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी जिसमें पीएच ज्यादा होंगे उसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा, और एसिडिक कैरेक्टर पूछेगा तो जिसमें एसिडिक कैरेक्टर क्यों ज्यादा हो रहा है, जिसमें पर ऑक्सीजन चार्ज कम होगा, पर ऑक्सीजन लेस चार्ज। तो पर ऑक्सीजन लेस चार्ज जो निकालोगे उससे आप इसको सोल्व करोगे। कैसे? देखो पर ऑक्सीजन लेस चार्ज कैसे आएगा बेटा, देखो इसमें देखो ऑक्सीजन कितने हैं टोटल आपके पास, 4। ऑक्सीजन पर चार्ज निकालो, मैग्नीट्यूड देखना होता है सिर्फ, ऑक्सीजन पे चार्ज। और हाइड्रोजन रिप्लेसेबल कितने हैं आपके, और ऑक्सीजन चार्ज निकालना होता है ना, एन फैक्टर अपॉन ऑक्सीजन निकाल लिया करो। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं बेटा H3PO4 में, 3। और ऑक्सीजन कितने हैं टोटल, 4। तो चार्ज कितना आया, 3/4 पर ऑक्सीजन चार्ज, पर ऑक्सीजन चार्ज आया। H3PO3 में देखो, H3PO3 में एन फैक्टर कितना है H3PO3 का, 2, और ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 3। तो चार्ज कितना आया पर ऑक्सीजन, 2/3। अब H3PO2 में आ जाओ, देखो H3PO2 में ऑक्सीजन कितने, एन फैक्टर कितना है पहले देखो, 1, और ऑक्सीजन कितने हैं टोटल, 2। तो अब देखो सब में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इसमें 3/4 है और इसमें 1/2 है, तो सबसे कम किसमें चार्ज हुआ, 3PO2 में, H3PO2 में हुआ ना। ये मैं क्यों लिख रहा हूं बेटा, ये समझ गए एन फैक्टर, क्योंकि H3PO4 कितने हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है, 3 के 3, तो चार्ज कितना आ जाएगा, PO4 - 3, तो 3 चार्ज को 4 में डिवाइड करना है, इसलिए 3/4 लिखा है। अभी मैंने आपको H3PO3 बताया था, H3PO3 को बनाओगे तो इसमें तो तीनों हाइड्रोजन थोड़ी रिप्लेसेबल हैं, कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हैं H3PO3 के, 2, तो आप क्या लिखोगे, एक तो रह ही जाएगा ना, HPO3 2 नेगेटिव, तो चार्ज तो 2/3 आ गया ना। और H3PO2 में कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल थे, 1, तो इसका आयन क्या बनेगा, H2PO2 नेगेटिव, तो चार्ज कितना आ गया, 1/2। तो इसलिए आपका ये वाला पॉइंट ध्यान रखना अच्छे से कि एसिडिक कैरेक्टर भी H3PO2 की तरफ बढ़ेगा। और सर ये समझने नहीं आया कि एसिडिक कैरेक्टर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सर OH आयन वाले तो H3PO3 में PO4 उससे में थोड़ी काउंट होता है बेटा, उससे थोड़ी काउंट होता है, काउंट तो स्टेबिलिटी से होता है ना, जो स्टेबल आयन बनाएगा, और स्टेबल कौन सा आयन होगा, वही तो H छोड़ेगा, H छोड़ने के बाद सबसे स्टेबल जो आयन बनाएगा वही एसिडिक है सबसे ज्यादा, H छोड़ने के बाद स्टेबल आयन बनाएगा वही स्टेबल है, तो जिस पर चार्ज कम होता है वो स्टेबल हो जाएगा ना। वही शायद फंडामेंटल आपने सीखा नहीं, कि आपसे अगर मैं पूछूं CH3COH और एल्कोहल में ज्यादा एसिडिक कौन है, एसिटिक एसिड होता है ना बेटा। वो क्यों होता है, क्योंकि एसिटिक एसिड जब H निकाल देगा तो COO नेगेटिव बनेगा, तो ये चार्ज दोनों जगह रेजोनेंस है, तो दोनों जगह डिवाइड हो जाएगा, आधा आधा आ जाएगा। लेकिन एल्कोहल में अगर H पॉजिटिव निकालोगे एल्कोहल में तो क्या आएगा, RO नेगेटिव, तो O पर कितना चार्ज आया, पूरा +-1। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन हुआ बेटा, सर एसिटिक एसिड वाला, एसिटिक एसिड वाला। तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वही तो रिएक्शन इधर जाएगी, इधर रिएक्शन जाने का मतलब H पॉजिटिव निकालना। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है, कई जने ये सोचते हैं कि जिसके पास OH होंगे वो ज्यादा एसिडिक होगा, ये नहीं होता है कि H आयन निकालने के बाद बनने वाली स्पीसीज कितनी स्टेबल है वो ज्यादा एसिडिक होता है बेटा। अच्छा एक बात सोचो, HCl ज्यादा एसिडिक है या H3PO4, H3PO4। गलत आंसर, क्योंकि आपने OH काउंट कर लिए, आपने ये देख लिया जिसके पास ज्यादा H होंगे वो ज्यादा एसिडिक। तो ये गलत फिनोमिना है, यही मैं समझाना चाहता हूं कि OH काउंटिंग से कभी भी एसिडिक कैरेक्टर नहीं पता लगता। एसिडिक कैरेक्टर किससे पता लगता है, कि आप स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, हाँ स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन से देखते हो, समझ गए अब। तो OH से तो HClO4 जो एसिड होता है वो तो HCl से भी हाई एसिडिक होगा ना। HClO4 है, पर क्लोरिक एसिड है, तो देखो चार्ज देखो कितना आपका चला जाएगा ऑक्सीजन पर, डिवाइड कहां चला जाएगा, 4 ऑक्सीजन में चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो जितना चार्ज ज्यादा एटम में डिवाइड होगा इसका मतलब उतना पर ऑक्सीजन कितना चार्ज आएगा, देखो 1/4,
और एसिडिक कैरेक्टर जो कंपैरिजन करना होता है वो आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं, जैसे फॉस्फोरस वालों का आपस में फॉस्फोरस वालों के साथ करना है। तो जब आयन बनाओगे तो क्लियर कट बन रहा है ना, देखो -3 चार्ज, -2 चार्ज, -1 चार्ज, लेकिन आपको तो पर ऑक्सीजन निकालना है। तो पर ऑक्सीजन ऊपर वाले में देखो कितना चार्ज आएगा, फॉस्फेट वाले में PO4 3 नेगेटिव है बेटा, PO4 3 नेगेटिव। तो एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज हुआ, ऑक्सीजन चार्ज पर ऑक्सीजन, कैलकुलेशन सीखो ना, चार्ज पर ऑक्सीजन कितना आएगा, 4 ऑक्सीजन के लिए कितना चार्ज है सर 2 नेगेटिव। नहीं बेटा, 3 नेगेटिव। 4 ऑक्सीजन का चार्ज है 3, तो एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना आएगा, 3/4। 3/4 आएगा ना। कैलकुलेशन करो ना, यही तो मैं कह रहा हूं कि वो तो टोटल चार्ज है 3 नेगेटिव, और 4 ऑक्सीजन के लिए है, वो तो ऑक्सीजन तो चारों सेम है ना, 4 ऑक्सीजन के लिए 3 चार्ज है। तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना आया, 3/4 ही तो है। अब यही देखो हाइपोफॉस्फोरस में, देखो आप हाइपोफॉस्फोरस में H2PO2 चार्ज कितना दिख रहा है ऊपर टोटल, -1। कितनी ऑक्सीजन के लिए -1 है सर 2। तो एक ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा बेटा, 1/2। 1/2, यही तो मैं लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं H3PO2 में चार्ज आ रहा है 1/2 और H3PO4 में चार्ज आ रहा है 3/4। तो ज्यादा एसिडिक कौन हुआ, जो स्टेबल होगा, जिसका मैग्नीट्यूड चार्ज का कम होगा, तो H3PO2 ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, यस सर। फिर ये दूसरे अभी और आएगा तो फिर और क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी बेटा मैं एक देखो आपका अभी क्या आ रहा है 17, जो आपका हो रहा है 30 45 ना, 15 1 मिनट का हम वो ले रहे हैं, अभी गैप ले रहे हैं। तो आफ्टर 50 मिनट मतलब आप जोड़ लो कि कितना हो गया, आप लगभग 55 पे मिल रहे हैं अपने। ठीक है, मैं 55 पर आपसे फिर दोबारा बात कर रहा हूँ, 15 मिनट का गैप ले लें।